स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। स्टॉक ट्रेडिंग की एंट्री लेवल जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। एक बिजनेस को अच्छे से सेटअप करना है तो 1000 दिन लगते हैं, विच इज बेसिकली 3 इयर्स। मार्केट में खाली 3 ट्रेंड्स होते हैं। एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइडवेज ट्रेंड। तुमको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो वो गोल्डन रूल तुमको देता हूं मैं। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक चीज समझ लो, इट्स ऑलवेज योर फॉल्ट। ब्लेमिंग योरसेल्फ will make you feel good and go ahead in life. एंटरप्रेन्योर बनना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल अगर मुझे सीखने हो, समझने हो, तो उसके लिए बेस्ट बुक्स क्या होंगी, बेस्ट कोर्सेज क्या होंगे? फोकस और पेशेंस इज द की इन द मार्केट। वंस यू हैव बिल्ड द स्किल देन यू कैन जनरेट मोर इनकम। सेबी की अभी रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, उसके बाद काम करना और आसान हो गया है या फिर मुश्किल है? पैसा बना लिया डज नॉट मीन यू आर एन एक्सपर्ट। ट्रेडिंग सीखने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सक्सेस इन एनी फील्ड इज 80% साइकोलॉजी एंड 20%। स्टॉक मार्केट हैज मेड मी मोर स्पिरिचुअल देन एनी स्पिरिचुअल प्रोग्राम। एक लाइन में सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान क्या है? ना हारने का गम, ना जीतने की खुशी। पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा बचाना? वैसे आपने स्टॉक मार्केट के अलावा क्या हॉबी अब रखी है अपनी? ये तो आप करते ही हैं, स्टॉक मार्केट के अलावा क्या हॉबी रखी है? ट्रैवल कैसे निकलता है? ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं। हाँ, काफ़ी सारा ट्रैवल होता है। और दूसरा हमारा एक बोल सकते हैं कि अभी एडिक्शन हो गया है लर्निंग का। सो वी कीप अटेंडिंग वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, मास्टरमाइंड्स, और उसी के साथ थोड़ा ट्रैवल मिक्स हो जाता है। तो दैट्स द मेन थिंग। या फिर मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखता हूँ या वीडियोस देखता हूँ, ट्रेनिंग अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। जैसे लोगों को OTT का होता है नेट एडिक्शन, वैसे मुझे लर्निंग का एडिक्शन है। और लर्निंग में स्पेसिफिकली क्या? सो आई लर्न अ लॉट अबाउट बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स एंड मोटिवेशन, सक्सेस, प्लस थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन जो मेरी वाइफ कर रही है। एंड ऑल्सो आई लर्न अ लॉट अबाउट टीनेजर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक बड़ा सेगमेंट है हमारे कंट्री का, क्योंकि वी नो दैट 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा 30 के नीचे है। सो इट्स अ यंग पॉपुलेशन, और उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए मेरी बहुत सारी रुचि उसमें है कि मैं ज़्यादा उनके बारे में पढ़ूँ, सीखूँ, उनकी साइकोलॉजी के बारे में। मेरे दोस्त टीनेजर बच्चे भी हैं, तो उस तरह से भी मुझे हेल्प होता है। सो लर्निंग मुझे वहाँ पे भी अच्छी करने को पसंद है। आपके भी एज क्या है? 46। मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ अभी, उनका एज हो गया है 46 और अभी भी वो कह रहे हैं कि मुझे लर्निंग मेरी हॉबी है। दैट्स अमेजिंग। शेयर मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है। जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, उनको अच्छे से पता है इस आंकड़े के बारे में कि शेयर मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। सिर्फ 10% लोग ही हैं जो पैसा कमा के शेयर मार्केट से बाहर निकलते हैं। गलती कहाँ होती है? सबसे बड़ी गलती है कि वो बिना मेंटोर ही अपने आप को उस्ताद समझते हैं और शुरू हो जाते हैं। वही सबसे बड़ी गलती है। शेयर मार्केट को समझने के लिए आपको चाहिए एक मेंटोर, एक ऐसा मेंटोर जो बाज़ार की, इस शेयर मार्केट की नब्ज़ को समझता हो। तो आज इस अरविंद अरोड़ा शो में आपको इसी तरह के एक अल्टीमेट इंडिया के नंबर 1 आइकन से, मेंटोर से मिलवाते हैं जो बाज़ार की नब्ज़ को समझते हैं। पिछले 30 सालों से ये काम कर रहे हैं और आज से ठीक 30 साल पहले सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने इस नब्ज़ को पकड़ना शुरू कर दिया था। प्लीज़ वेलकम विशाल मलकान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। आपके पॉडकास्ट बहुत लोगों तक पहुँच रहे, और ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन से काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। एजेंडा सेट कर देते हैं इस पॉडकास्ट का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सीखने को मिलेगा अगले 1-1.5 घंटे में आपको? शेयर मार्केट के ऊपर पूरी बात करेंगे, क्योंकि ये विशाल मलकान जी क्या है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके लिए ऊपर मैं आपको एक पॉडकास्ट दे देता हूँ। पिछले पॉडकास्ट में हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। आज हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उनको एड्रेस करेंगे विशाल मलकान जी की नॉलेज के थ्रू। शेयर मार्केट कैसे काम करता है, क्या है, कैसे सीखेंगे आप, क्या गलतियां हम करते हैं और कैसे पैसा कमाया जा सकता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इसके अलावा
पैसा कमाने के अलावा उस पैसे को बनाए रखने के लिए और अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक्सपर्ट से सीखते हैं। शुरू करते हैं, एजेंडा यही है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने साथ एक बुक लेके बैठा हूँ, एक पेन लेके बैठा हूँ, मैं खुद यहाँ सीखूंगा, नोट्स बनाऊंगा और मैं चाहता हूँ आप भी नोट ज़रूर बना लेना, क्योंकि अदरवाइज उन पॉडकास्ट कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि सर ने कहा कि लर्निंग लाइफ टाइम चलती है। पहला सवाल, यस, शेयर मार्केट। हम लास्ट टाइम पे जब मिले थे तो काफ़ी हमने बातें की थी इसके बारे में, लेकिन फिर भी आपका कुछ परसेप्शन चेंज हुआ है शेयर मार्केट को लेके पिछले 10 सालों में? जो बेसिक मार्केट जो चलता है जिस तरह से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, जैसे ऊपर जाता है नीचे गिरता है, वो तो सेम ही है। क्योंकि मार्केट बेसिकली 3 इमोशंस पे चलता है। इंसान के 3 इमोशंस जो सबसे ज़्यादा है वो है होप, ग्रीड और फियर। ये तीनों चीज़ चलती है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीड, जब मार्केट नीचे जाता है तो फियर, और जब हमारा लॉस होता है तो हमको होप होता है कि ये वापस ऊपर आ जाएगा। करेक्ट। ये 3 चीज़ के अलावा इंसान की फितरत नहीं बदली है तो मार्केट भी नहीं बदलेगा। बट मार्केट के प्लेयर्स बदल रहे हैं, मार्केट में और नए नए लोग आ रहे हैं, और मार्केट का जो बोलते हैं ना क्वांटम, लाइक कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं और इतनी सारी यंगर पॉपुलेशन अंदर आ रही है। FIIs है, DIIs है, म्यूचुअल फंड्स है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद आप देखोगे कि डीमैट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। करेक्ट। फिर भी हम बहुत पीछे हैं बाकी सारे मार्केट से। अगर आप देखोगे US मार्केट में कम से कम 50% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड है, बट हमारा वो परसेंटेज 5 to 7% पे है अभी। अब वो अगर 10% भी हो जाए, 11% भी हो जाए, तो बहुत बड़ी एक बोलते हैं ना प्रोग्रेस हो जाएगी हमारे कंट्री की, क्योंकि वो पैसा मार्केट में जाता है, वो कंपनियों को काम आता है, कंपनी उससे ग्रो होती है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सारी चीज़ें होती है। तो जो हम स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग की बात करते हैं वो बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। वो ट्रेडिंग नहीं है, एक बिजनेस है। इसी स्टॉक मार्केट को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। स्टॉक मार्केट से पता चलता है कि ये कंट्री कैसी चल रही है, इसकी इकोनॉमी कैसी चल रही है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर वाइडली समझे, डिटेल में समझे, तो एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। आपने एक बात बोली कि 5 से 7% ही इंडियंस हैं जो कि आज भी, और ये आंकड़ा मैं पिछले 5 साल से सुनते आ रहा हूँ जब से मैं एक्टिव हूँ। बड़े अनफॉर्चुनेट थिंग है, जैसे आपने बोला, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि लोग शेयर मार्केट में बिलीव नहीं करते। 3 ऐसे क्या कारण आप मानते हो जिसकी वजह से आज भी लोग शेयर मार्केट में एक्टिव नहीं है? एक तो है अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस में उनको पता ही नहीं है कि क्या है, राइट। मत अवेयरनेस के साथ आता है कि अवेयरनेस नहीं है मतलब एजुकेशन नहीं है। अब ये एजुकेशन काफ़ी बढ़ रहा है लास्ट 4-5 सालों में, स्पेशली थैंक्स टू ऑल द पॉडकास्ट एंड ऑल द ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। और तीसरा है कि वो एक डर है, वो एक टैबू है स्टॉक मार्केट का कि मेरा लॉस हो जाएगा, और उसको बहुत सेंसेशनलाइज करते हैं कि इसका घर बर्बाद हो गया, इसका सारा लॉस हो गया। अब आप देखोगे कि आप स्टॉक मार्केट को जितना डेंजरस समझते हो ना, उतना ही कोई भी और बिजनेस भी है। आपको पता है कि स्टार्टअप्स या जो नए बिजनेसेस शुरू करते हैं, 5 में से 1 ही बिजनेस चलता है, 4 बिजनेस खत्म हो जाते हैं, विच इज़ 80%। तो 20% ही सक्सेस रेशियो है। True. तो बट उसको उतना बड़ा नहीं बनाते जितना इधर बनाते हैं। तो अगर सब चीज़ का एक ही, जिस चीज़ से डर लगता है उसका एक ही सोल्यूशन है, उसका नॉलेज होना, उसकी जानकारी हो जाएगी तो फिर आप डरोगे नहीं। अब मैं आपको बोलूँ कि अगर आप प्लेन उड़ा दो तो आपको डर लगेगा, लेकिन वही चीज़ पायलट के लिए आसान है, वो तो रोज़ उड़ाता है, क्योंकि उसको उसकी जानकारी है। उसी तरह से एक नॉन स्टॉक मार्केट को उससे बहुत डर लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्या करना है। लेकिन जो एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उसके लिए तो रोज़ का काम है। तो उसके और इसमें फ़र्क क्या है, उसके बारे में जानकारी है, उसको नॉलेज है, उसको पता है कि कहाँ गलत जा सकते हैं, कहाँ सही जा सकते हैं, कहाँ पे लॉस हो सकता है, कहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, तो उससे डरता नहीं है। तो सबसे पहला अगर आपको आगे बढ़ना है स्टॉक मार्केट में, तो उसकी जानकारी, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने 3 रीज़न पूछे थे, आपने पहला रीज़न बताया कि जानकारी नहीं है, अनअवेयरनेस है, एजुकेशन की इशू है। लेकिन ऑब्वियसली पॉडकास्ट है, यूट्यूब के बहुत सारे सेशंस हैं जहाँ आप भी लेते हो, जो कि अवेलेबल हैं, जिससे लोगों का एजुकेशन बढ़ रहा है। दूसरा आपने कहा कि फियर ऑफ लॉस है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं। तीसरा रीज़न क्या आप सोच सकते हैं? तीसरा रीज़न है कि जो लोग तीसरा बहुत सारे से मिथ है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है,
ये खाली अमीरों का खेल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए या बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इस वजह से ये भी एक तरह की अनअवेयरनेस ही हो गई कि मुझे जानकारी नहीं है कि इसमें अगर आप सिस्टमैटिकली ट्रेड करो तो आप समझो कि एक स्टॉक होता है जो 100 रुपए का भी हो सकता है, 1000 रुपए का भी हो सकता है, और आपके पास कैपेसिटी है कि आप एक शेयर खरीदो। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट या स्टॉक ट्रेडिंग की एंट्री लेवल जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। मैंने 5 शेयर खरीदे। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा कैपिटल चाहिए। जैसे समझो फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप वहाँ पे 500-5000 से नहीं कर सकते, बट स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। चलो स्टॉक मार्केट डायरेक्टली नहीं कर पाते हो, नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स तो कर ही सकते हो। म्यूचुअल फंड जो बोलते हैं सही है, और एक 500 रुपये 1000 रुपये की SIP भी कर सकते हो हर महीने। तो धीरे धीरे शुरुआत करनी है। और दूसरा है कि जो आपने बताया कि ये 5-7% तो है, बट जो आते भी है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें भी तो 90% लॉस करते जैसे बताया। उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। और आज हम जो दुनिया में जी रहे हैं विच इज़ फुल ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक बटन दबाया, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, मिंत्रा, ये सब कुछ घर पे आ रहा है, राइट? वैसे एक बटन दबा के पैसा बनाना है, वो नहीं होता है। कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस, अगर बिजनेस का नियम, आपने बिजनेस की किताबें पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, तो उसमें एक नियम होता है 1000 डेज का। एक बिजनेस को अच्छे से सेटअप करना है तो 1000 दिन लगते हैं, विच इज़ बेसिकली 3 years। तो 3 साल मैं भी मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर पैर जमाना है बिजनेस की तरह, तो 3 साल अपने को बिताने पड़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ 3 से 4 साल। उसके पीछे एक कारण है कि अगर आप 4 साल मार्केट में टिक गए, प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं है, टिकने का इंटेंशन है कि बना रहूं, तो क्या होगा कि 4 साल में आप ऐसी साइकिल्स देखोगे मार्केट में, जहां पे मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, बजट्स भी हो रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहा है, और बीच बीच में कोई धमाके भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप परख रहे हो, समझ रहे हो कि मार्केट इसमें कैसे बिहेव करता है, इस तरह में कैसे बिहेव करता है। अगर आप कोई एक साल को पकड़ लो जहाँ पे मार्केट पूरा बुलिश था, जैसे 2022 और 2023, उसमें जिसने एंट्री किया और उसने एक साल बोला ये तो बहुत आसान है, यहाँ तो पैसा बनता है आराम से, कुछ भी खरीदो ऊपर जाता है। लेकिन बाद में 24 आएगा, मार्केट नीचे जाएगा, फिर टैरिफ्स होगा, फिर ट्रम्प आएगा, ये सब होगा, जब मार्केट वॉलेटाइल होगा तब समझेगा ये तो बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो ये वाली जो, अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे पहला कदम अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो अपने आप को टाइम दो। इसको एक डिग्री की तरह समझो कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, सबको 3 से 4 साल लगते हैं पढ़ाई करने में, समझने में उस प्रोफेशन को। उसी तरह से स्टॉक मार्केट को समझने के लिए आप अपने आप को 3 से 4 साल दो समझने को, ताकि आप समझ पाओ कि हर मार्केट कैसे साइकिल करता है। उसके बाद इसको आप धीरे धीरे करके बड़ा कर सकते। चलिए, जैसे कि सर ने तीसरा जो रीज़न बताया कि हम लोग इसको अमीरों का खेल समझते हैं, इस पॉडकास्ट के थ्रू इसको अमीरों के खेल से हम जैसे आम लोगों के खेल में परिवर्तित कर देते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, आप ही के जवाब देने हैं हमारे विशाल सर को, और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं और एक गेम आपका हो जाएगा। शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाने हैं बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो शेयर मार्केट में मेरे ख्याल से 3 ऑप्शन है, बाकी आप बताइएगा। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरडे, इंट्राडे, फिर उसके बाद फ्यूचर एंड देन ऑप्शंस। ओके, तो इसके अलावा भी कोई ऑप्शन होता है शेयर मार्केट से पैसा कमाने? ये जो ऑप्शन है ना, आपने 2 चीज़ को मिक्स कर दिया, एक है टाइम फ्रेम और एक इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो टाइम फ्रेम के बारे में बता दूं कि टाइम फ्रेम क्या क्या हो सकता है। स्टार्टिंग होता है सबसे नीचे इंट्राडे, जो आप एक ही दिन में लेके बेच देते हो, उसको बोलते हैं इंट्राडे डे ट्रेडिंग। करेक्ट। और वो बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला काम है कि मैंने आज ही कमाया। उससे ऊपर जाते हैं तो होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब मैं 10 दिन का ट्रेड करता हूँ, 5 से 10 दिन का, आज लिया और 5-7-10 दिन तक रुक सकता हूँ, उसके बाद मैं उसको एग्जिट करूँगा। उसके ऊपर होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं 3 से 6 महीने तक रुक सकता हूँ, 3 से 4 महीने तक। उसके बाद होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आप 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक रुक सकते हैं। उसके बाद होता है एक मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग, जहाँ पे 1 साल से 1.5 साल, और एक होता है लॉन्ग टर्म जो बोलते हैं 2 साल 3 साल। अब पहले के ज़माने में लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल माना जाता था, लेकिन जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, फास्ट पेस से, ऑटोमेशन से, AI से, तो कुछ भी 2 साल या 5 साल के ऊपर प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन ही 2 साल हो गया है। सो ये सारे हो गए टाइम फ्रेम वाले। अब आपको चुनना है कि मुझे क्या सूट होता है। ऐसा नहीं कि वो डे ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। मेरा टाइम फ्रेम अलग है, मेरे पास बैंडविड्थ अलग है, मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरे पास दूसरा काम भी है। तो मैं उस तरह से अपने ट्रेडिंग को चुनूंगा, राइट। मैं अपने प्रोग्राम्स में बहुत ही डिस्करेज करता हूँ डे ट्रेडिंग को, इंट्राडे ट्रेडिंग को, क्योंकि वो एक
वो बोलते हैं ना एडिक्शन जैसा है। करेक्ट। जैसे उससे किक मिलता है, उससे मज़ा आता है, उससे आपको एक स्टिमुलस मिलता है, जैसे एक स्मोकिंग ड्रिंकिंग से होता है वैसे ही यहाँ से भी मिलता है। और ज़्यादातर डे ट्रेडर्स 95% ऑफ देम आर डूइंग फॉर दैट। आप उनको पूछोगे, मैं बोलूँगा कि क्यों ट्रेड कर रहे हो, पैसा बनाने के लिए ट्रेड कर रहे हो कि ट्रेड करने के लिए ट्रेड कर रहे हो? तो बोला ट्रेड करने के लिए ट्रेड कर रहे हो क्योंकि उससे मज़ा आता है, उससे किक मिलता है। करेक्ट। राइट। तो बहुत कम लोग डे ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं और सबके बस की बात नहीं है। इट्स लाइक प्लेइंग 2020। अगर 2020 में आगे बढ़ना है तो पहले गली क्रिकेट, रणजी क्रिकेट, टेस्ट मैच फिर खेल के आओ, फिर जाके तुम वो कर सकते हो। तो मैं उसको डिस्करेज करता हूँ। और वो एक जॉब जैसा हो गया, क्योंकि आप मजदूरी कर रहे हो, आप रोज काम कर रहे हो। अगर स्टॉक मार्केट का रियल इंटेंशन या रियल पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने का, कि आप फ्रीडम पा सको। करेक्ट। फ्रीडम कब होगा? जब आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आप अपना काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, बट यहाँ पे पैसा ग्रो हो रहा है। सो आप यहाँ पे अपना पैसा बना रहे हो, यहाँ पे पैसा अपना काम कर रहा है। करेक्ट। आप यहाँ पे भी आप ही काम करोगे तो फायदा क्या है? सही बात। सो वहाँ पे हमको डे ट्रेडिंग से दूर रहना, स्विंग और पोजिशनल या उसके ऊपर जाके ट्रेड करना है, ताकि मैं जॉब भी कर सकूँ, बिजनेस भी कर सकूँ, या मेरे को जो करना है करूँ, मैं फ्री हो सकूँ। राइट। सो दिस इज अबाउट द टाइम फ्रेम। अब चलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। इंस्ट्रूमेंट्स में होता है इक्विटी। ओके। जहाँ पे आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो, तो एनएससी और बीएससी दो जो मार्केट्स है, वहाँ पे टोटल 3 से 4 हज़ार स्टॉक लिस्टेड है। वहाँ पे आप एक शेयर का भी ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे आपको 500 रुपये से लेके जितना भी अमाउंट ऊपर कर सकते हो। Correct. उसके बाद आता है ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज कॉल्ड लेवरेज मार्केट। लेवरेज मार्केट मतलब क्या, कि आप का कैपिटल समझो ₹1,00,000 का है, लेकिन फिर भी आप 5 लाख तक का स्टॉक ले सकते हो। मतलब मार्जिन आपको दे रहा है मार्केट, बट उसमें एक है कि प्रॉफिट होता है तो भी बड़ा होता है, लेकिन लॉस होता है तो भी बड़ा होता है। राइट। तो वो सबको करना चाहिए जब उसको पहले इक्विटी का गेम समझ में आ जाए, जब उसके पास एक्सपीरियंस हो, जब उसको समझ में आए कि स्ट्रैटेजी बराबर है, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ बराबर है, बाद में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जा सकते हैं। आज तीसरा है करेंसी भी ट्रेड करते हैं लोग, कमोडिटीज भी ट्रेड करते हैं, और अभी जो नया लास्ट कुछ सालों से चल रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी। पर्सनली आई डोंट ट्रेड क्रिप्टो करेंसी, मुझे क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है पूरी तरह से। बाकी सारे मार्केट्स में आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे आजकल कमोडिटी मार्केट में गोल्ड सिल्वर का काफी बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कॉपर सिल्वर में भी देखने को मिल रहा है। तो वो एक मार्केट है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। खाली उसमें है कि उसका टाइमिंग रात को 11 साढ़े 11 तक होता है। इक्विटी मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये टाइम फ्रेम हो गया। अब आप एक टाइम फ्रेम चुन लो कि मेरे को क्या करना है, स्विंग ट्रेडर बनना है और मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट में बनना है। एक साथ सब करना जरूरी नहीं है। करेक्ट। आप पहले इक्विटी को टेस्ट करो, वो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है। कहाँ पे? क्योंकि वहां पे रिस्क भी छोटा है। आप 5,000 10,000 ऐसा ही समझो कि मैंने एक फीस भर दी स्टॉक मार्केट में, लॉस करके, समझने की, सीखने की। सो बोलते हैं ना कि गलतियां करो, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करो, उससे लेसन सीख लो, ताकि जब बड़ा पैसा ट्रेड करो तो बड़ी गलती ना हो। करेक्ट। राइट। सो वो इक्विटी से शुरू करें और फिर धीरे धीरे जाके दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में जाए। सो ये था इंस्ट्रूमेंट वर्सेस टाइम फ्रेम। एक बात बड़ी अच्छी लगी सर कि ऑब्वियसली यार आप चाहते हो कि आपका पैसा ग्रो करे, लेकिन आपका टाइम लेके ही वो ग्रो कर रहा है, तो फिर आप तो कंज्यूम हो गए, तो फायदा क्या हुआ? राइट। बेटर ऑप्शन होता है कि आप इंट्राडे स्विंग भी नहीं कहूँगा मैं, तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, पोजिशनल मुझे पता नहीं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यस। लगभग 1 साल से 2 साल का टारगेट बना के चलो, जिससे आपको पैसा बनेगा। तो नोट करते जाओ। देखो कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने। टाइम फ्रेम के बाद इन्होंने ये आए हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पे। इक्विटी सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपको शुरू करना चाहिए, और फिर उसके बाद फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटीज़ एंड क्रिप्टो सबसे लास्ट है, जो कि बहुत रिस्की है, जो एक्चुअली रेगुलेटेड नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको शायद हम यहाँ बात नहीं करेंगे। यस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पहला तो आपने नोट बना लिया, अब हम आगे चलते हैं। अगर कोई फ्रेशर है जिसको समझ में आ गया कि मेरा टाइम फ्रेम है शॉर्ट टर्म या पोजीशनल बनाऊंगा मैं या स्विंग करूंगा, मैंने ये भी तय कर लिया कि मेरे लिए इक्विटी मार्केट ठीक है, मैं शेयर मार्केट में जाता हूँ, उसका दूसरा स्टेप होता है कि मैं काम करूँगा कहाँ? ठीक है। सो अब हो गया कि अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आपने अपना इंस्ट्रूमेंट चुन लिया, आपने अपना टाइम फ्रेम चुन लिया, अब आप चुनोगे अपना एनालिसिस। हाँ। 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। 2 के अलावा और कुछ नहीं है। राइट। सो फंडामेंटल एनालिसिस जहाँ पे आपको कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के रेशियोज, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, मैनेजमेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, सेल्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये सारी जानकारी होती है। अब ये जानकारी बहुत सारी है, मतलब बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा टाइम लगता है डेटा को लेने में, और डेटा को एनालाइज करने के लिए आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, जो बेसिकली आपको फाइनेंस का
ग्रेजुएट मतलब फाइनेंस MBA, फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, CPA, मतलब कोई भी फाइनेंस की डिग्री या बैकग्राउंड होगा तो ही आप इस इंफॉर्मेशन का कुछ कर सकोगे। एक इंजीनियर को ये सारा डेटा दे दोगे तो वो क्या कर लेगा, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। सो ये था फंडामेंटल एनालिसिस, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है आम आदमी के लिए। ठीक है। राइट तो दूसरा जो आसान तरीका है जिस पे मैं काम करता हूँ, जो हमारे प्रोग्राम्स में होता है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ट्स। ओके। प्राइस जो आप ग्राफ देखते हो, हमने ग्राफ्स एक्चुअली स्कूल में सीखा है, 5वीं 6ठी में, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में हमको ग्राफ सिखाते हैं, जो बार चार्ट्स और वो सारे चार्ट्स होते हैं, उसको एनालाइज करना है। और उससे पता चलता है कि मार्केट में खाली 3 ट्रेंड्स होते हैं। Okay. एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइडवेज ट्रेंड। तो अप ट्रेंड है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड है तो मार्केट नीचे जा रहा है, साइडवेज ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर या नीचे कहीं नहीं जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। तो आप अब फंडामेंटल में बहुत सारे फैक्टर्स है, वर्सेस टेक्निकल में खाली प्राइस को देखना है अप या डाउन। सो बेसिकली ये जो इसको बोलते हैं कारण, कॉज। फंडामेंटल की वजह से ही कंपनी है लिस्टेड, बट उसका जो कॉज है, उसका जो इफेक्ट है, वो है भाव, प्राइस। ओके। तो टेक्निकल एनालिसिस खाली स्टडी करता है प्राइस को। तो काफ़ी मतलब अभी तो बहुत टेक्निकल एनालिसिस का जो दर्जा है काफ़ी ऊपर है, बट जब मैंने शुरू किया था 30 साल पहले, तो टेक्निकल एनालिसिस को ऐसा एक सौतेला व्यवहार होता था कि ये चार्टिस्ट है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं होता है, या तो तुमको फंडामेंटल पता होना चाहिए या तो आपके पास अंदर की खबर होनी चाहिए। बट जिस तरह से मार्केट इवॉल्व हुआ है और जिस तरह से मार्केट डायनामिक हो चुका है और बहुत फास्ट हो चुका है, वॉलेटाइल हो चुका है, तो टेक्निकल एनालिसिस के अलावा कोई चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल रिपोर्ट्स आप देखोगे तो वो आता है क्वार्टरली। कंपनी का रिजल्ट क्वार्टरली आता है, या तो महीने का सेल्स आएगा, और आपको ट्रेड करना है कल, तो कल और आज के बीच में तो कोई नया डेटा आया नहीं कंपनी का, उसमें एक ही डेटा चेंज हुआ है, वो है भाव, प्राइस। अब प्राइस को देख के ट्रेड करना है, तो प्राइस को देख के ट्रेड करना है तो टेक्निकल एनालिसिस तो आना ही पड़ेगा। राइट। सो टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक अ बैकडोर स्टडी ऑफ फंडामेंटल। जो यहाँ पे है वो भाव को सब पता है, तो इसलिए न्यूज़पेपर में जो छपता है, जो टीवी पे आता है, वो सारी चीज़ें भाव में आ चुकी है। तो अगर मैं खाली प्राइस को स्टडी करूंगा ना, तो मेरे को कोई और फैक्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं यही चीज़ बहुत सालों से सिखा रहा हूँ, तो काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, खाली चार्ट देख के कैसे ट्रेड कर सकते हो, खाली आप तो फंडामेंटल है, फिर वॉर हो गया तो ये हो गया। तो मैं बोला सब कुछ भाव को पता है। अब मैं आपको उसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, जो मैं हमेशा प्रोग्राम से बताता हूँ कि समझो कि एक कोई एकदम हेल्दी आदमी है, जो एकदम 6 पैक ऐप और एकदम स्ट्रॉन्ग और सब कुछ है, उसके अगर चेस्ट में पेन हुआ और डॉक्टर के पास जाएगा, छाती में दर्द है, डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे तू तो बहुत स्ट्रांग है, तेरे तो 6 पैक है, तेरे को क्या टेंशन है, तू जाके सो जा। ऐसा तो नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा जाके ECG निकालो। ECG निकालेगा, उसमें रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट में क्या होता है? लाइंस। अब लाइंस को देख के बताएगा कि हार्ट ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो बोलेगा चलो ठीक है, रेस्ट करो। लाइंस में गड़बड़ है तो बोलेगा कि आगे कुछ करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी। एक हेल्दी आदमी को भी तो हो ही सकता है, आपने आजकल देखा है बहुत सारे हेल्दी आदमी को हार्ट अटैक्स आते हैं। तो बेसिकली उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था, बट अंदर से टेक्निकल हार्ट खराब था। तो जब हम टेक्निकल देखते हैं ना चार्ट्स को, वी आर लुकिंग एट द हार्ट ऑफ द मार्केट। बढ़िया। और हार्ट को सब पता है, बाहर से कितना भी खूबसूरत होगा कंपनी, लेकिन अगर उसका चार्ट खराब है तो उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरा अचानक से एक सवाल आया कि जैसे मैंने चार्ट देखा, चार्ट देख के मुझे पता लगा कि कल भाव बढ़ेगा और मैंने उसको बाय कर लिया। अचानक से पता लगता है कि अभी मार्केट बंद हो चुका है, अब अगले दिन ही पता लगेगा कि चार्ट क्या होगा। मैं तो यही स्पेकुलेशन है मेरी, बढ़ेगा। पर शाम को 8:30 बजे आते हैं, 8 बजे कुछ होता है, 8:30 बजे एक न्यूज़ आती है, ट्रम्प आते हैं, हमारे PM आते हैं, कुछ भी आते, कोई अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिससे एकदम से डिप। स्पेकुलेशन मेरी मार्केट अप जाने की थी, चार्ट पढ़ के बैठा था, पर हो नहीं पाया। परफेक्ट। सो ये बहुत ही सही सवाल आपने पूछा। तो हम पहले आ गए थे टाइम फ्रेम से, फिर आ गए इंस्ट्रूमेंट पे, अब आ गए एनालिसिस पे, और हमने एनालिसिस पे किया कि टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करेंगे, क्योंकि आम आदमी के लिए वही ऑप्शन है। अब टेक्निकल एनालिसिस को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्टडी। ओके। प्रोबेबिलिटी स्टडी मतलब ये मैथ नहीं है कि 2 + 2 4 ही होगा। ये प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न्स। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, आपने सबसे पहले सवाल पूछा कि इस मार्केट में कोई बदलाव आया है कि नहीं। हाँ। और मैंने बोला मार्केट में कोई बदलाव नहीं आया है, 100 साल से उसी तरह से चलता है, क्योंकि होप, ग्रीड एंड फियर पे चलता है। तो इंसान का जो स्वभाव है वो वैसा ही है, इसलिए मार्केट भी वैसा ही है। बट समझो आप मेरे को 10 साल से जानते हो, हाँ।
तो आपको पता है कि मैं किस तरह से बात करूंगा, किस तरह से जवाब दूंगा, किस तरह से मैं गुस्सा होता हूँ तो क्या करता हूँ, क्या होता है। बट हम कभी कभी ऐसा भी यूज़ करते हैं ना इंसानों के साथ कि मैंने तेरे से ये नहीं उम्मीद थी, तू बदल गया है। यस, सो दैट इज हाउ एग्जैक्टली मार्केट वर्क्स। कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स देखे कि हर बार मार्केट में जब जब ये होता है तब ये होता है, मतलब ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो मैं उस तरह से अपना ट्रेड लेता हूँ, उस तरह से मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट फिर वो नहीं करता है, तो मैं उसको तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। तो और होता है क्योंकि मार्केट भी बदलेगा, थोड़ा सा उसका पैटर्न बदलेगा। तो मैं मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं अपना लॉस बुक कर दूंगा कि मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी जो गलती या सबसे बड़ी जो मिथ है कि मेरे को मार्केट में ट्रेड करके हर बार सही होना है। काफी लोग बोलते हैं कि मेरे को लॉस नहीं चाहिए ट्रेडिंग में। तो लॉस नहीं चाहिए तो आप ट्रेडिंग ही मत करो। सही बात। आपको क्या करना है कि 10 ट्रेड लेता हूं तो मुझे 5 में सही और 5 में गलत होना है। तो आप बोलोगे ये तो 50-50 हो गया, बट 5 में जब सही हूं तो बहुत सही होना चाहिए, मतलब मैं बड़ा प्रॉफिट करूं। और 5 में जब गलत हूं तो मेरे को छोटा लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के। और यही मैं ये चीज़ तो हर पॉडकास्ट में रिपीट करता ही हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट है। और मुझे लगता है एक चीज़ जो मैंने टोनी रॉबिन्स से सीखी है, वो बोलते हैं रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री। ट्रू। मतलब जितनी बार जो चीज़ को रिपीट करोगे उतना आप मैस्ट्री लेवल तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो ये जो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसी से ये पॉडकास्ट का सबसे बड़ा सारांश अगर कोई इधर से छोड़ भी दे तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। कि जब मैं 16 साल का था और जब मैं स्टॉक मार्केट जाता था और मेरे एक अंकल के साथ, वहाँ पे एक छोटा सा रूम था, ऑफिस, वहाँ पे सब लोग ट्रेड करते थे और पूरा दिन बाय सेल चलता था और 3:30 को मार्केट बंद हो जाता। तो फिर एक सीनियर अंकल है वहाँ पे एक थे जो सबको एडवाइस देते थे, मतलब सब उनकी एडवाइस लेते थे कि क्या करना चाहिए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जैसे अभी मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं टीवी पे, वैसे वहाँ पे तो वो अंकल ने मुझे एक बार देखा कि मैं रोज आता हूँ, लिख के चला जाता हूँ। तो बोला एक बार बेटा इधर आ। तो मैंने बोला कि मेरे को पूछा कि क्या कर रहे हो यहाँ पे इस उम्र में। बोला मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट। बोला क्या बनना है आपको? बोला ट्रेडर बनना है मैंने। तुमको क्या लगता है सब पैसा बनाते हैं? बोला बनाते हैं। तो बोला नहीं। बोला आप ही तो एडवाइस देते हो। तो बोलता है मैं एडवाइस तो देता हूँ लेकिन सुनते नहीं है। ये जो लोग हैं ना यहाँ पे अगले साल नहीं रहेंगे मतलब उनका अकाउंट यहाँ से पैसा खत्म हो जाएगा, नए लोग आएंगे, फिर नए लोग आएंगे। मैं यहाँ पे 15 साल से खड़ा हूँ। उसके पीछे एक गोल्डन रूल है जो मैं सबको देता हूँ लेकिन किसी ने नहीं माना अभी तक। कोई मानता है, वो टिक जाता है। तुमको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो वो गोल्डन रूल तुमको देता हूँ मैं। और वो गोल्डन रूल मेरे को बताया उन्होंने। मेरे को लगा कोई टिप देंगे, ऐसा स्टॉक देंगे जो 10 साल में बढ़ जाएगा, वैसा कुछ नहीं था। उन्होंने मेरे को गुजराती में बताया, मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। इज दैट लर्न टू बुक और लॉस। हाँ करेक्ट, लॉस बुक करना सीख जाओ। और फिर दूसरा एक स्टेटमेंट उन्होंने बताया मुझे, और वो तब मुझे समझ में भी नहीं आया उस उम्र में, बट अभी आज मुझको समझ में आता है। उन्होंने ये बताया कि या तो उंगली काट नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। सही बात है। एंड दैट इज लाइक अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। और उसी वजह से आज 30 साल के बाद भी मैं टिका हूं मार्केट में और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे और सीख रहे और बार बार उंगलियां काटी है लेकिन हाथ नहीं कटने दिया। और यही अगर लेसन आदमी सीख जाए कि आपके कंट्रोल में स्टॉक मार्केट में एक ही चीज है, वो है आपका लॉस। प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है। एफआईआई क्या करेगा आपके कंट्रोल में नहीं, डीआईआई क्या करेगा आपके कंट्रोल में नहीं है, म्यूचुअल फंड क्या करेगा आपके कंट्रोल में नहीं है, बाजू वाला क्या करेगा वो भी कंट्रोल में नहीं है, ब्रोकर क्या बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे, एफएम मिनिस्टर क्या बोलेंगे और ट्रम्प क्या बोलेंगे, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं। आपके कंट्रोल में एक ही चीज़ है कि मैं कहाँ पे उंगली काटूँ ताकि मैं मार्केट में दूसरे दिन टिकूँ। सो द गेम, क्रिकेट की बात हम करते हैं कि गेम क्रिकेट में होता है कि अगर रन बनाने हैं तो विकेट बचा के रखो। सही बात। फिर 2020 हो या टेस्ट मैच हो, हमारी विकेट यहाँ पे है, हमारा कैपिटल। और ये कोई टेस्ट मैच भी नहीं है, ये ना वनडे है ना 2020, ये लाइफ लॉन्ग गेम है। तो लाइफ लॉन्ग गेम में कोई कप नहीं मिलने वाला है, कप जीतना नहीं है हमको। करेक्ट। तो इसका गेम, द गेम ऑफ स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, द गेम ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू सर्वाइव। एग्जैक्टली। अगर आप सर्वाइव कर गए 5 साल तक बिना कोई बड़े लॉस किए, उंगली काटोगे चलेगा, हाथ नहीं कटा, गला नहीं कटा, आप टिके रहे हो, तो अपने आप आपको बॉल दिखने लगेगी। True. अपने आप आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे चौका मार सकते हैं, यहाँ पे छक्का मार सकते हैं, यहाँ से लूज बॉल आएगी, यहाँ से पिच गीली हो जाएगी, यहाँ से बॉल टर्न होगी। बट उस टाइम तक आप पिच पे बने रहोगे तो। सही बात है।
और वो ज़्यादातर लोग टिकते ही नहीं हैं गेम को समझने के लिए। इसीलिए फिर अब टिकते नहीं है, तो अगर समझो कि मैं आउट हो जाता हूँ तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा अरे मेरा बेकार शॉट था, मैं तो बोलूँगा अरे बॉल बहुत टफ थी, या विकेट बहुत गीली थी, या ये सामने वाइट स्क्रीन के वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो भी है। मतलब आप बोले लॉस हो गया तो मेरा गलती नहीं है, सही बात है। ये सब तो ऑपरेटर का काम है, ये सब तो सट्टा है, ये तो गैम्बल, ये तो मैनिपुलेशन है। फिर स्टॉक मार्केट को बदनाम करेंगे। पहले तो आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया था जबरदस्ती आने को कि यहाँ पे आके ट्रेड करो, फिर आप अपनी मर्जी से आ रहे हो, अपनी लालच से आ रहे हो, फिर ट्रेड कर रहे हो गलत नॉलेज से, और फिर लॉस कर रहे हो, फिर गाली स्टॉक मार्केट को दे रहे हो। सही बात है। तो फिर इसमें कहाँ किसको ब्लेम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया कि बहुत सारे मोटिवेशन, बहुत सारे बिजनेस कोचिंग, बहुत सारे वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर्स और ट्रेडर्स की और थॉट लीडर्स के बुक्स और वीडियोस देखता हूँ, तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कोच है मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक चीज़ समझ लो, इट्स ऑलवेज योर फॉल्ट। जब तक आप ये नहीं समझोगे नहीं आपकी गलती है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। True. Blaming others will make you feel better, and blaming yourself will make you feel good and go ahead in life. बढ़िया, बहुत बढ़िया। Right? So ये अगर कुछ जो मैं हूँ आज, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। लॉस भी किया तो मैं जिम्मेदार, प्रॉफिट भी किया तो मैं जिम्मेदार, ब्लंडर भी किया तो भी मैं जिम्मेदार, उंगली काटी तो भी मैं जिम्मेदार। ये सब लाइफ के सब एरिया में काम आता है। इट्स नॉट ओनली इन ट्रेडिंग। आप एक बार जिम्मेदारी ले लोगे ना कि जो मेरी हालत है उसके पीछे मैं जिम्मेदार हूँ। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। यस। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू। ये आपने सीखा, ये कैसे आया आपको ये टेक्निक? परफेक्ट, ग्रेट। सो आपको बता दूँ, आप सरप्राइज हो जाओगे, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं बात भी नहीं करता हूँ सोशल फंक्शंस में, गैदरिंग्स में, आई कांट टॉक। और अभी भी वैसा ही हूँ कई जगह पे, बट जब मैं स्टेज पे आता हूँ या कैमरा पे आता हूँ तो कर सकता हूँ। तो जब मैंने सोचा कि मुझे सिखाना है ट्रेडिंग को, तो मैं सीख रहा था काफ़ी लोगों से, और मैं ये देख रहा था कि ये इतना अच्छा ट्रेडर है तो भी अच्छे से सिखा नहीं पा रहा है। करेक्ट। फिर मुझे किसी ने बताया कि अच्छा ट्रेडर डज नॉट मीन अच्छा कोच, और अच्छा कोच डज नॉट इवन मीन अच्छा ट्रेडर। राइट? इट्स ऑल्सो पॉसिबल। राइट? अब आप कोचिंग की दुनिया में भी देख लो, आप जितने भी मूवीज है ना कोचिंग पे, चक दे, गोल्ड, दंगल, उसमें क्या है, जो मेन कोच है वो खुद एक फेलियर है, लेकिन वो बना सबसे बेस्ट कोच। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कोच बनना है, तो मैंने बोला कि जैसे मैं ट्रेडिंग सीखा हूँ वैसे मुझे ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा। ओके। एंड देन आई अटेंडेड सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन हाउ टू टॉक, बढ़िया, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू प्रेजेंट, एंड आई थिंक दैट्स नंबर 1 स्किल एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम सब जगह पे कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। अब एक चीज़ जो आपने पर्सनली पूछी है, तो मैं आपको पर्सनली भी बता दूं कि आपने जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम है लाइफ में, उसके पीछे 2 ही कारण है, मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रू। या तो जो बोलना था वो नहीं बोला, या गलत बोल दिया। राइट? दैट मीन्स इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर वो रिलेशनशिप विथ योर वाइफ, relationship with your kids, relationship with your parents, relationship with your employees, relationship with your employer, relationship with your friends is depending on how you communicate. True. And that's why I'm so passionate कि मैं स्टॉक मार्केट तो सिखा रहा हूँ इतने सालों से, बट अभी जो मेरा नया पैशन है वो है कि ये जो स्किल्स है जिसको बोलते हैं लाइफ स्किल्स, वन ऑफ देम इज कम्युनिकेशन, विच आई वांट टू टीच टू माई किड्स, माई टीनेजर्स, बोथ ऑफ देम आर टीनेज। एंड मैंने सोचा कि अगर मेरे टीनेजर्स को सिखाना है, तो बहुत सारे टीनेजर्स है और पॉपुलेशन जो हिसाब से इंडिया का है, सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस न्यू वेंचर, इट्स कॉल्ड सुपर टीन्स। ओके। कि एक टीनेजर को सुपर टीन बनना है, तो कौन सी ऐसी स्किल्स है जो उसको सीखनी चाहिए, उसमें नंबर 1 है कम्युनिकेशन। सो मैं कम्युनिकेशंस के ऊपर एक वर्कशॉप करता हूँ बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए। फिर दूसरी ऐसी स्किल है जो टीनेजर्स को सीखनी चाहिए, वो है फाइनेंस। ओके।
not trading but finance. Money is not a subject in school. पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे सेव करना है, पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसा कैसे स्पेंड करना है, 4 चीज़ होती है. तो ये तो फाइनेंस पे एक वर्कशॉप होता है टीनेजर्स. तीसरा ऐसा स्किल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, वो है एंटरप्रेन्योरशिप. हाउ टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. सो वी डू अ टीनप्रेन्योर्स बूट कैंप जहाँ पे उनको बिजनेस माइंडसेट क्या है, बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस का सबसे बड़ा नियम क्या है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं. और एंटरप्रेन्योर बनना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड. And we have such a young population, so they can solve a lot of problems. So that's the third skill. The fourth skill is using technology and AI. So we have a workshop on how to use AI and other technologies, social media, to their advantage, not doom scrolling. So these are the 4, we call it talent skills. Okay. दूसरा होता है कि एक एटीट्यूड होना चाहिए, सक्सेस का एटीट्यूड, जो माइंडसेट की बात करते हैं, जो मेघना बात करती है अबाउट how you think positively, how you think long term, how you should have a vision, what's your purpose, what's your why, all that attitude, which is that's one more pillar of the success, what we call super teens. And the third is character. आपका character क्या है? कैरेक्टर कब रिवील होता है? जब तकलीफें आती है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, तब आप कैसे बिहेव करते हो वो डिफाइन करेगा कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं. इसीलिए वो कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आपने बुक पढ़ी होगी, और उसके पीछे दूसरी बुक भी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स, जो स्टीफन कवे ने लिखी है. जो शॉन कवे ने लिखी है, जो स्टीफन कवे के बेटे हैं, और उनके पास से हमने राइट्स लिए हैं उसको सिखाने के. बढ़िया. तो वह 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स सिखाता हूँ. तो ये 6 स्किल मिल गई तो इसको बोलते हैं कैट. कैरेक्टर, एटीट्यूड, टैलेंट. अगर ये तीनों को मिला दिया तो आप बनते हो सुपर टीन. और ये हमारा नया प्रोग्राम है जो मैं बहुत ही पैशनेट हूँ, क्योंकि मैं इसको एक पैशन, जैसे मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया था बहुत साल पहले, वो एक पैशन से शुरू हुआ था कि मैंने इतने 10-12 साल लगा दिए गड़बड़ करते हुए, लॉस करते हुए. 1996 16 साल का था, तब से लेके 2008 जब तक हमने शुरू किया मलकान जी, तो 12 साल तो ऊपर नीचे करने में लग गए. तो फिर लगा कि शायद मेरे पास इतना टाइम था क्योंकि मैंने बहुत जल्दी शुरू किया, सबके पास नहीं है, इसलिए हमने ट्रेनिंग शुरू किया आउट ऑफ पैशन. सैटरडे संडे को सिखाते थे एक छोटे से रूम में 5-6 स्टूडेंट को, मैं और मेघना. बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हज़ारों लाखों लोग सीखेंगे, इतना बड़ा हो गया. बिकॉज देन आई बिलीव दैट वो पैशन से शुरू हुआ था. अब नया पैशन ये है कि बच्चों को एम्पावर करना है, बच्चों को सुपर टीन्स बनाना है, और ये 6 स्किल्स के पीछे मैं अगर काम करूँगा तो वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर. अमेजिंग. ये तो लिटरली एक नई चीज़ निकल के आ गई. बट फिर भी जो आपने मुझे बताया, सुपर टीन्स प्रोग्राम में आप कम्युनिकेशन, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक एंड एआई के बारे में सिखाते हैं. उसके अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग भी सिखाते हैं. ये सब चीज़ें होती हैं. बट अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं कि आप जब कम्युनिकेशन सीख रहे थे तो आपने कौन सा एक कोर्स है जो कि आपको बेहद अच्छा लगा था, या फिर कौन सी पर्सनैलिटी है जिससे आपने वो चीज़ सीखी, आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ? मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बट अगर 2-3 जन के नाम लूँ जिनसे मैंने डायरेक्टली कम्युनिकेशन सीखा है या उनका कम्युनिकेशन देख के भी सीखा है. ऑफ कोर्स नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी टोनी रॉबिन्स. राइट. उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स और वीडियोज़ और ट्रेनिंग अटेंड की है मैंने. और दूसरा है, हमारे कोच है जिनका नाम है ब्रेंडन बुशार्ड, जो यूएस के है. ब्रेंडन बुशार्ड, ही इज़ अ ग्रेट कम्युनिकेटर. उनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो माइंडसेट के ऊपर, हाई परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं और मार्केटिंग के ऊपर भी करते हैं. तो मैं और मेघना उनसे लास्ट 11-12 साल से जुड़े हैं. उनके सारे प्रोग्राम्स मास्टरमाइंड्स करते हैं. और तीसरा है एक ब्लेयर सिंगर जी, जिनसे मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया था, जहाँ से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी. और बाकी बहुत सारे हैं जिनसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स, 1 डे वर्कशॉप, 2 डे वर्कशॉप्स किए हैं, जहाँ से काफ़ी सारी किताबें पढ़ी है. हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड दैट फेमस बुक, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड आई फॉरगॉट द नेम, द पूरा नाम जो है डेल कार्नेगी की बुक है. दैट एंड सो मेनी अदर बुक्स ऑल्सो हैव रेड. एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट, सीखा तो बहुत लोगों से है, लेकिन सबसे बड़ा सीखना कब होता है? जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो. True. तो मेरे YouTube चैनल पे कम से कम 1200 वीडियोज़ है. राइट. तो अब जो 1200 वीडियो, मतलब जो लास्ट वीडियो है उसके वर्सेस जो फर्स्ट वीडियो है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अब पहला वीडियो देखूंगा तो मुझे लगेगा, मैं अपने आप पे हंसूंगा कि ये क्या था. राइट.
और लोग भी हंसते थे, बट इट्स ओनली गेट बेटर विद डूइंग. रेपिटेशन इज द ओनली थिंग. मैंने बताया रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री. तो जितनी बार रिपीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तब आप बेटर होगे. जैसे मुझे भी लगता है कि आपने ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका पहला पॉडकास्ट वर्सेस ये वाला पॉडकास्ट विल बी मच बेटर. ट्रू. देन मेरा भी ये 65 या 67 पॉडकास्ट है, मैंने भी पहला किया था, उसके सामने ये भी बहुत बेटर होगा. तो एक ही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ में मैस्ट्री करनी है तो उसको पहले प्रोफेशनली सीखो और उसको इतनी बार रिपीट करो कि आप मैस्ट्री तक पहुँचो. ट्रू. राइट, एंड दैट्स व्हाट द गेम इज. और लोग हैं ना, मतलब बीच में से छोड़ देते, राइट. और ह्यूमन नेचर है, डर लगता है, रिजेक्शन होता है, फेलियर होता है, लोग एम्बेरसमेंट होता है. बट अब अगर ये 3-4 चीज़ छोड़ दो आप कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ वॉट पीपल टेल मी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आई नो इट साउंड्स वेरी सिंपल बट इट्स डिफिकल्ट टू डू इट. बट अगर आप सोचोगे कि फेलियर है, रिजेक्शन है, तो क्या है? कोई भी चीज़, आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो कि पहली बार में तो सक्सेसफुल नहीं हुआ. दूसरों का एम्बेरसमेंट या दूसरों की बात के सुनना जाओगे तो वो अपने प्रॉब्लम में ऑलरेडी घुसे है, किसी को पड़ा नहीं है. बट दैट्स द मेजर, बोलते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. बट इफ यू कम ओवर दैट देन यू जस्ट कीप डूइंग. सक्सेस कब मिलती है? चलो मैं उसको एक शॉर्ट में, जब आप फेलियर हो फिर भी सर नीचे रख के काम कर रहे हो, जब आप पे उंगली उठा रहे हो तो भी आप सर नीचे रख के काम कर रहे हो, जब आपको एम्बेरसमेंट होता है, कोई आपको उंगली उठाता है, कोई आपको हंसता है आपके ऊपर, तो भी आप सर नीचे रख के काम कर रहे हो, जब आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाता है तो भी आप सर नीचे रख के काम कर रहे हो, जब आप बड़े सक्सेसफुल आदमी बन जाते हो तो भी आप सर नीचे रख के काम करते हो. दैट्स द ओनली वे टू गेट सक्सेसफुल. कम्युनिकेशन से स्टॉक मार्केट पे फिर से आता है. स्टॉक मार्केट में सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे टाइम फ्रेम में क्या करना है, मैंने इंस्ट्रूमेंट भी डिसाइड कर लिया है, मैंने ये भी समझ लिया कि हाँ टेक्निकल एनालिसिस इम्पोर्टेंट है. 50% वो काम करता है, 50% ही दिमाग में लेके चलता हूँ कि वो काम करता है कि मैं 50% सक्सेसफुल रहूँगा. मैंने चार्ट्स भी कुछ समझ लिए हैं, मैंने ये समझ लिया कि 3 तरह की स्विंग होती है, अप, डाउन और नॉर्मल साइडवेज. उसके बाद अब मार्केट में घुसने से पहले मैं थोड़ी नॉलेज और ले लेना चाहता हूँ. राइट. तो स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल अगर मुझे सीखने हो, समझने हो, तो उसके लिए बेस्ट बुक्स क्या होंगी या बेस्ट कोर्सेज क्या होंगे जो आप बताना चाहेंगे? यस. सो पहले तो आप जैसे हमने डिसाइड किया कि हम टेक्निकल एनालिसिस पे काम करेंगे. टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो सीखना ज़रूरी है. जैसे वो ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, उसको पहचानेंगे कैसे. उसके लिए सबसे पहला जो बोलता हूँ मैं, प्राइस, मतलब भाव की जो मूवमेंट है. भाव एक होता है, वो आपने ये वर्ड सुना होगा बहुत सारा, लाइक टीवी पे और सब जगह पे बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो भाव बार बार एक ही लेवल पे आके सपोर्ट लेता है. सपोर्ट का मतलब है डिमांड, वहां से बाइंग हो रही है, वहां से बॉटम बन रहा है. तो सपोर्ट इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू बॉटम, वहां से बाई हो सकता है. अगर सपोर्ट होल्ड करेगा तो वहां से मैं बाय करके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि अगर सपोर्ट टूट जाए तो मैं अपना उंगली काट दूंगा, लॉस. यहाँ से ऊपर चला गया तो प्रॉफिट होगा. और ये मेरे को देखना है कि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है. रेजिस्टेंस अगर काफी ऊपर है और सपोर्ट इतना छोटा मेरा स्टॉप लॉस है, दैट मींस वी कॉल इट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. कि मैंने कितने रुपए का रिस्क लिया, 1 रुपए का रिस्क लिया और सामने 3 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, 3 या 3 से ज्यादा. तो उसको बोलते हैं RRR, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ओके. तो जब मैं ट्रेड लेता हूँ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और समझो कि मैंने 10 ट्रेड लिए और मैं 5 में सही हूँ, 5 में गलत हूँ, तो 5 में गलत हूँ तब मेरा 1-1 रुपए का लॉस होता है. 5 में सही हूँ तो 3-3 रुपए के प्रॉफिट होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं. तो नेट में प्रॉफिटेबल हूँ, 10 रुपए कमा लिए. यस, यही अपना इंटेंशन होना चाहिए. इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले 5 वाले 1-1 रुपए लॉस हो जाए तो आप छठा लो ही नहीं. ट्रू. बट इसको इसलिए स्टडी करना, मार्केट को बैठ धैर्य रखना और पेशेंस के इसको सीखना इज व्हाट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपने देखी होगी, एक बहुत ही फेमस मूवी चल रही है, धुरंधर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है. जो स्टार्टिंग में माधवन जी बताते हैं रणवीर को कि अपने धंधे में 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्र और नजर. फोकस एंड पेशेंस इज द की इन द मार्केट ऑल्सो. राइट. आपको फोकस रखना है कि कब वो मौका आए
तब मैं चौका मारूं। और पेशेंस ये है कि मौका आने तक मैं कुछ करूं नहीं। कभी कभी क्या होता है मार्केट में आप कुछ कर नहीं रहे हो ना, तो आपको बोर हो जाता है कि मैं कुछ करूं, जिसको हम लोग अगर हिंदी वर्ड में मुंबई लैंग्वेज में बोले तो खुजली होती है। सही बात। कुछ ना कुछ तो करना है हमको, क्योंकि मार्केट में हमको तो ट्रेडर बनना है। तो वो खुजली के चक्कर में हम लॉस कर देते हैं। तो फोकस और पेशेंस, सब्र और नजर इज द की इन द मार्केट। सो प्राइस को समझ लिया मैंने, तब वहां से मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ रहा हूँ 1:3, और उसके बाद ट्रेड कर रहा हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेशन 5 आउट ऑफ 10 ही है। तो प्राइस को समझा। फिर अगर प्राइस के ऊपर और एक चीज लेते हैं तो उसको बोलते हैं पैटर्न। आपने सुना होगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। कैंडल प्लस स्टिक्स को जोड़ दे तो कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है। अब पैटर्न्स होती है ग्रीन और रेड। ग्रीन होती है बुलिश और रेड होती है बेरिश। तो अगर वो सपोर्ट पे आ रहा है और वो ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, मतलब प्राइस सपोर्ट भी सही है, प्राइस भी सही है और पैटर्न भी सही है। तो मेरा कंफर्मेशन हो गया कि भाई मुझे खरीदना चाहिए, जो मैं सोच रहा था वो हो रहा है, तो ही मैं करूंगा। अब सपोर्ट पे आया और लाल कैंडल दिखा दिया, तो मतलब मैं जो सोच रहा था वो नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं करूंगा। राइट। सो प्राइस और पैटर्न। अब तीसरा पहलू आ गया, क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने ट्रेड हो रहे हैं। अब समझो कि प्राइस आया, पैटर्न भी बना ग्रीन कैंडल वाला, उसके ऊपर बड़ा वॉल्यूम है। बड़ा वॉल्यूम मतलब ज्यादा लोगों ने खरीदारी की है। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड। तो प्राइस भी सही है, पैटर्न भी सही है और वॉल्यूम भी बड़ा है। मतलब बड़ा वॉल्यूम कब होगा? जब कोई बड़ा ट्रेडर लेगा, बड़ा म्यूचुअल फंड लेगा, बड़ा ब्रोकर लेगा। हम तो जो काम करते छोटा होता है, उससे तो बड़ा वॉल्यूम होगा नहीं। तो वॉल्यूम कंफर्मेशन हो गया। तो प्राइस कंफर्मेशन, पैटर्न कंफर्मेशन, वॉल्यूम कंफर्मेशन। और चौथा जो पहलू है उसको बोलते हैं मोमेंटम, स्पीड। राइट। हर्षद मेहता ने कहा था, आपने सीरीज देखी होगी, कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो घोड़े पे पैसा नहीं लगाना है, चीते पे लगाना है। घोड़ा खाली भागता है, चीता दौड़ता है। घोड़ा खाली भागता है, चीता जीतता है। तो अगर आपको ऐसा कोई चीता चाहिए जो तेज भाग रहा है, उसके लिए आपको मोमेंटम देखना पड़ेगा। मोमेंटम मतलब स्पीड। तो मार्केट में एक स्पीडोमीटर का काम करता है जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो मैं अपने सारे वीडियोस में सिखाता हूं, जिससे आपको मार्केट की स्पीड समझ में आती है। और वो स्पीड, जैसे आपके गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, अगर आप 200 के स्पीड पे चल रहे हो तो फास्ट है, 20 के स्पीड पे है तो स्लो है, 60 के स्पीड पे हो तो मीडियम है। वैसे RSI होता है 0 से 100 के बीच में। अगर वो 60 के ऊपर है तो मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, अगर वो 40 के नीचे है तो मार्केट तेजी से नीचे जा रहा है, और अगर 60 और 40 के बीच में है तो मार्केट साइडवेज है। तो प्राइस सही है, पैटर्न सही है, वॉल्यूम भी सही है, और अगर वो 60 के ऊपर भी है, मतलब वो दौड़ रहा है, चीता है वो, तो मेरा चौथा कंफर्मेशन हो जाएगा। ये चारों कंफर्मेशन को लेके अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मेरा जीतने का चांस ज्यादा हो जाता है, प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि चारों करने के बाद 100% प्रॉफिट हो सकता है। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा टूल नहीं है जो 100% फूल प्रूफ हो। बट हमको जितनी हो सके उतनी प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में चाहिए। करेक्ट। और इसीलिए फोकस एंड पेशेंस की बहुत जरूरत है। तो फाइनली मैंने सर से पूछा था कि कौन सी बुक या कोर्स रेकमेंड करेंगे, इन्होंने यहीं पे सब एक्सप्लेन कर दिया। इनका मतलब ये है कि कोई बुक की जरूरत नहीं है, आप विशाल मलखान जी की बुक को, ये ऑडियो बुक को सुन लो, आपका काम हो जाएगा। नहीं, मैं बुक्स भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सब चीजें तो मैंने 5-10 मिनट में बता दी। इसको सीखने में मेरे को सालों लगे। बट मेरी खुद की किताब है ##, जिसका अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल है। आप जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा आपको। और दूसरी है किताब जो मैं रेकमेंड करूंगा, वो है जैपनीज कैंडलस्टिक बाय स्टीव निसॉन। जो हमने कैंडलस्टिक की बात की ना, उसमें सारे तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक्सप्लेन किए गए हैं कि कौन सा बुलिश है, कौन सा बेरिश है, कौन सा वो छोटी कैंडल होती है, कौन सी बड़ी कैंडल होती है। तीसरी एक किताब है टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड बाय मार्टिन प्रिंग। ये एक किताब है जहाँ पे सारे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कवर हो जाएंगे। ये 3 किताब तो पढ़ना ही है। और एक सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वैन थाप। ये सुपर ट्रेडर आपको एक सुपर ट्रेडर बनाने के हिसाब से लिखी गई है, और वो एक बहुत ही बेहतरीन कोच और ट्रेडर थे, अब नहीं रहे। 2022 में उनका इंतकाल हो गया। बट मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैंने 2019 में जब इसकी पहली कॉपी निकाली थी, तो मैं उनके घर पे गया था US में, उनको पहली कॉपी दी थी और उनसे आशीर्वाद लिया था, और आज उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे। सो बहुत ही बेहतरीन बुक है, सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वैन थाप। तो ये हो गए बुक्स की बात। अब वीडियोस, कोर्सेज की बात करें तो कोई भी कोर्स करने के पहले मैं चाहता हूं कि मैंने जितनी भी मेरी जो मेन स्ट्रैटेजीज या कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने YouTube पे फ्री में
सिखा दी है और लगा दी है। और उसका एक सीरीज का नाम दिया, बोल 3x3 सीरीज। 3x3 सीरीज मतलब उसमें कुछ 10-12 वीडियो है, छोटे छोटे 10-10 मिनट के। वो पूरा कर लिया ना तो आपका पूरा एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हो जाएगा बेसिक। बस ये सारी चीजें फ्री है। और ऊपर से आपके ऑडियंस के लिए और एक जो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जो हमेशा मैं सिखाता हूँ, ये RSI के बेसिस पे, जिसको मैं एक अनोखा नाम दिया मैंने, GFS। इसको बोलते हैं ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी। उसका एक मास्टर क्लास मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, 2 घंटे का। सो सारी चीजें फ्री है। ये सब फ्री होने के बाद आपको लगे कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, इसमें कुछ दम है, तो ही जाके कोई पेड प्रोग्राम या कोर्स या मेंटरशिप लेने की कोशिश करो, राइट? नहीं तो पता चलेगा कि मुझे इंटरेस्टिंग समझ में नहीं आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। तो YouTube से सीखना चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए। वो सीख के आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ट्रेड करोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि वहां पे पूरा स्टेप बाय स्टेप नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो स्कैटर्ड एजुकेशन है। ट्रू। स्कैटर्ड एजुकेशन मतलब आप देखोगे तो यूट्यूब पे तो हार्ट सर्जरी का भी वीडियो है, सही बात, प्लेन चलाने का भी वीडियो है, तो आप उसको देख के तो प्लेन चलाओगे नहीं। ट्रू। बट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे होता है। ट्रू। वैसे ही यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। वो देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है। तो फिर मैं अपने उस कॉलेज में एडमिशन लूंगा, उसके बारे में पढ़ूंगा, सीखूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज लूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम है, बट पहले आप सारा फ्री वाला कंटेंट ही देखो, ताकि आपको पता चले कि इसमें है क्या। अब थोड़ा लेमैन के ऊपर भी चल लेते हैं। एक लेमैन जिसके पास टाइम नहीं है, वो जॉब करता है 9 to 6, हाँ, 10 to 7, थोड़ा ही टाइम बचता है उसके पास, तो वो इतना नॉलेज लेके इन सब चीज़ों को ग्रैब करके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे तो बैठने वाला है नहीं, उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो वो क्या करे? उसके लिए क्या सजेशन दोगे आप? 2 रास्ते हैं। मैं समझता हूँ कि जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, वो एक्सपर्ट्स के पास, और लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सबके पास 24 घंटे हैं, और आप उसका क्या यूज़ करते हो वो आपका डिफाइन करेगा आप सक्सेसफुल आगे बढ़ोगे कि नहीं, राइट? तो अगर टाइम नहीं है तो आप टाइम निकालोगे, क्योंकि टाइम सबके पास 24 है। और मैं समझता हूँ कि एक दूसरी स्किल बिल्डिंग साथ में चलनी चाहिए। जैसे आज मैं भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ, ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, बच्चे भी है, बट मैं हमेशा टाइम निकालता हूँ दिन में 1.5 से 2 घंटा सीखने के ऊपर, जो मेरा एडिक्शन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं सीख रहा हूँ, तो मैं एक नई स्किल बिल्ड कर रहा हूँ, और नई स्किल बिल्ड करूँगा तो मैं उससे एक नया इनकम जनरेशन भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको एक नया इनकम जनरेट करना है तो आपको दिन में 1 से 2 घंटा निकाल सकते हो साइड में, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब एंड बिजनेस। तो नई स्किल बिल्डिंग होगी, उसको 1 साल लगे या 2 साल लगे, उसके बाद आपको हर जिंदगी भर 2-2 घंटे नहीं देने। करेक्ट। जब भी आप कोई नया स्किल सीखते हो, कॉलेज में जाओगे, स्कूल में जाओगे, काफी लोग पार्ट टाइम MBA करते हैं जॉब के साथ। शाम मैंने भी किया था पार्ट टाइम MBA फाइनेंस में 3 साल तक। मैं सुबह काम कर रहा हूँ, शाम को कॉलेज जा रहा हूँ 7 से 9। तो वही चीज अगर आप घर पे बैठ के 2 घंटा ट्रेनिंग लेते हो अपने आप को, तो आप एक स्किल बिल्ड कर रहे हो। वंस यू हैव बिल्ड द स्किल, देन यू कैन जनरेट मोर इनकम। सो टाइम निकालना पड़ेगा। थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। सेबी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, पहले तक नहीं थी इतनी सख्ती, पर आजकल बहुत सख्ताई हो गई है। आजकल हम लोग क्लासेस में, लाइव क्लासेस में गलती से भी किसी भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी हुई थी आप ही के सेक्टर में, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, लोग जानते हैं, 500 करोड़ रुपए का उनको लगा है फाइन। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये जो सेबी की अभी रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, उसके बाद काम करना और आसान हो गया है या फिर मुश्किल हो गया? मैं समझता हूँ कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे वो सारे बिजनेसेस में होते हैं, खाली मार्केट में नहीं है, सब जगह पे कुछ ना कुछ, जैसे जैसे जहाँ पे लूप होल्स बढ़ते जाते हैं, जहाँ जहाँ पे गड़बड़ बढ़ जाती है, जहाँ जहाँ पे करप्शन बढ़ जाता है, वहाँ पे रेगुलेशंस भी टाइट होंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले कुछ छोटे बहुत लिमिटेड प्लेयर्स थे, अब बहुत सारे प्लेयर्स हो चुके हैं, क्योंकि बहुत आसान हो गया। सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, यूट्यूब डाला, अपने कोर्स बनाया, एक दो किताबें पढ़ ली, 1-2 वीडियो देख लिया, आपने अपना कोर्स बना दिया। अब और जो देख रहा है वो भी ले रहा है, तो मार्केट बढ़ गया है। तो उसकी वजह से बहुत सारा अनइन्फॉर्म्ड एजुकेशन, मतलब जा रहा है, बोलते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन, गलत एजुकेशन हो रहा है, जो बहुत सही है, अगर उसको रोकना चाहिए।
और उसको रोकने के लिए जो भी कार्यवाही होती है उससे तकलीफ होती है, हमको भी, सबको होती है, क्योंकि नए रूल्स उसके अंदर काम करना है, बट रूल्स को फॉलो करके करना है। और मैं समझता हूँ कि चलो जो कार्यवाही जिसके भी ऊपर हुई है वो तो उनका सोल्यूशन जो भी होगा, कभी कभी कोई गलती से भी बोल देगा तो वो भी एक बोल देते कि लॉ ब्रेक कर दिया, तो वी शुड नॉट जज दैट, लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द रेगुलेटर्स डिसाइड ऑन दैट। बट मैं चाहता हूँ कि अगर इन्वेस्टर को, जो आम आदमी है, उसको अगर कॉशियस रहना है तो पहली तो कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि ये भाई कोर्स करो या ये वीडियो लो या बाय करो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी मेरा भी कोई कोर्स खरीदोगे तो आप पहले मेरे फ्री वीडियोस देख लो, उसी से आपको फ़ायदा होता है तो अच्छा है, और अगर लगता है कि आगे जाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर फ्री वाला ही ठीक है। तो और दूसरा ये जो मैंने बोला इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़ गए कोविड के बाद, इज़ बिकॉज मैंने एक बहुत ही अच्छी कहावत सुनी थी अपने ही एक पॉडकास्ट में, जिन्होंने बोला कि जो भरता है वही छलकता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब जो आप जितना आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जितना आपका नॉलेज हो जाएगा, आप पूरी तरह से भर जाओगे तभी आप सिखा सकते हो। लेकिन मैं इतने सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ, उनकी एज देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि इनका एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। चलो एक मार्केट में पैसा बना लिया, समझो आपने बिटकॉइन खरीद लिया होगा या सिल्वर खरीद लिया होगा, गोल्ड खरीद लिया, आपने पैसा बना लिया डज नॉट मीन यू आर एन एक्सपर्ट। ट्रू, राइट? एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस इज एक्सपर्टीज। खाली एक दो ट्रेड करके आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो, क्योंकि मार्केट ने आपका साथ दिया, सही टाइम पे सही जगह पे चले गए, आपको लगता है मैं सिखा सकता हूँ, राइट? और ऑडियंस की भी गलती नहीं है, वो तो देख के बोल रहा है हाँ इसने पैसा बनाया तो सही है। तो इसमें दोनों का रोल है। आप जिम्मेदारी से बोलो मेरा फॉल्ट, अभी कोई भी ऑडियंस, जो भी ऑडियंस देख रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर मैं किसी का नॉलेज ले रहा हूँ, किसी का मेंटर ले रहा हूँ, किसी का कोर्स ले रहा हूँ और मुझे उससे नुकसान हो रहा है, अगेन इट्स माई फॉल्ट। या मैंने बराबर से परखा नहीं, मैंने बराबर से देखा नहीं, कितना उसका एक्सपीरियंस है, कितना उसका नॉलेज है, कितने उसके स्टूडेंट्स है, कितना उसका कोर्स है, वो सब अगर आप देख के करते हो तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। इसमें मैं एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर उनके जूते में पाँव रखें जिनके ऊपर 500 करोड़ की कार्रवाई हुई है, आई थिंक वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस। मतलब मैं किसी बहुत और, सिंपल क्वेश्चन, मैं समझ गया, बट मैं जनरली किसी और पे कमेंट ही नहीं करता हूँ। मैं उनका नसीब है। हाँ, वो आप चाहे डायरेक्ट तो, मेरे को मेरा क्वेश्चन पूछोगे ना तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं। नहीं वो आप ही के ऊपर आने वाला था। हाँ, आप डायरेक्ट नहीं, मेरे को उनके 500 करोड़ में मैं क्यों कदम रखूं, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनका और मेरा बिजनेस अलग है। सवाल सुनो, अच्छा नहीं लगे तो एडिट आप ही करना, ठीक है चलेगा। सवाल सुनो, आपको अच्छा लगेगा। मैं उनके जूते में पाँव रख के इसलिए आपको सोचने को कह रहा हूँ कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि इंडिया में 5 से 6% लोग ही हैं जो डीमैट अकाउंट ओपन करके बैठे हैं, लोग आ ही नहीं रहे शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि चलो ठीक है, हम लोगों को बताते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, उनके कोर्सेज भी हैं, जो जिनके ऊपर एक कार्रवाई हुई वो रेपुटेटेड थे, वो अच्छी तरह से समझा भी रहे थे, सिखा भी रहे थे, और वो लोगों को जागृत भी कर रहे थे कि आओ शेयर मार्केट भी कुछ है, अपना पैसा लगाओ, जिससे शेयर मार्केट में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही थी। मार्केट तो पैसा तो मार्केट में ही आ रहा था। बेचारे वो नहीं सोचते होंगे कि मैं तो एक तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि परसेंटेज बढ़े शेयर मार्केट में लोगों की, मुझे ये दबाया जा रहा है। आपको दुख नहीं होता? होता है, बट अभी क्या सच्चाई है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। जो लॉ है, जो ट्रिब्यूनल्स है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि सही था कि गलत था। ऑफ कोर्स नॉलेज बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कुछ अगर गलती हो गई या जानबूझ के किया, गलती से गलती हो गई तो, बट लॉ तो लॉ है, वो तो उसको तो फेस करना पड़ेगा, राइट? सो वी हैव टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, छोड़ते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया लेमैन को क्या करना चाहिए, वो भी हम समझ गए। अब लेमैन के सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है, और मैं चाहूँगा कि आप उसको अपने एग्जाम्पल से उसका आंसर देना। जब आप 16 साल के थे, आज से 30 साल पहले तो ये सब थे ही नहीं, जो डीमैट अकाउंट के आजकल जो ऑनलाइन हो गए हैं, जैसे ज़ीरोधा हो गया, आप स्टॉक पे जाके खोल लो या फिर एंजल्स का इस्तेमाल कर लो। तब में और आपको ज़्यादा आसान क्या लगता है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या जो पहले वाले प्लेटफॉर्म थे, वहाँ ज़्यादा आसान लगता था आपको? नहीं, डेफिनेटली अभी आसान है, क्योंकि आप 24 घंटे के अंदर अकाउंट खोल सकते हो। ज़्यादा रेगुलेशंस हो चुके हैं, ज़्यादा KYC हो चुके हैं, तो आप, और ज़्यादा लिमिट्स हो चुकी है। मतलब पहले के टाइम पे लिमिट जैसा कुछ नहीं था, आप कितना भी बोलोगे ट्रेड कर लोगे, फिर लॉस होता है तो फिर ब्रोकर आपके पीछे भागेगा। आज तो
सब लिमिट के ऊपर काम ही नहीं कर सकते हो, करेक्ट, राइट? तो आप मतलब, और वो भी एक ब्रोकर का भी प्रोटेक्शन है, क्लाइंट का भी प्रोटेक्शन है, सबका प्रोटेक्शन है इसके अंदर. सो डेफिनेटली अभी का मार्केट इट इज प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स मोर रेगुलेशन, मोर ट्रांसपेरेंसी ओनली. सो दैट्स डेफिनेटली गुड राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग. 3 ऐसी चीज़ें जब मैं सब सीख लिया हूँ, मैंने आपके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देख लिए, अच्छे से बुक्स भी पढ़ ली, मुझे समझ में भी आने लग गया. 3 ऐसी चीज़ें शुरुआत करने से पहले, मतलब जब मैं डीमैट अकाउंट खोलूँगा तो मैं वो ना करूँ, ताकि मैं अच्छे से ईजिली अपना ट्रेड भी कर पाऊँ और इक्विटी भी ले पाऊँ. सो ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ वो मार्केट से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है. ओके. सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ. ओके. ना कि मैं किसी ने मेरे को बोल दिया, किसी ने मेरे को सच समझा दिया, लेकिन अंदर से मेरा ऐसा ही ख्याल है कि स्टॉक मार्केट डेंजर है, रिस्की है, राइट? जो हमारे प्रोग्राम्स में बहुत कुछ बोलते हैं हमारे बिलीव्स के बारे में, माइंडसेट के बारे में, जो मेघना बात करती है कि अगर मैं जो बोलते हैं ना, जो द वॉट एवर यू बिलीव यू अचीव एंड यू रिसीव. सो अगर आप पहले से बिलीव करोगे सट्टा है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, तो भले सीखने के बाद भी आप उसको सट्टे की तरह ही ट्रेड करोगे और फिर रिजल्ट भी वही आएगा, और फिर माइंड आपको बोलेगा कि मैंने बोला था ये तो सट्टा है, बिकॉज द माइंड इज ऑलवेज राइट, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, यू नीड टू बिलीव इन दिस गेम कि ये बिजनेस हो सकता है, राइट? दूसरा है कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों, आपका वाई क्या है. अब कोई मेरे को पूछेगा कि क्यों ट्रेडर करना है, या मैं किसी को पूछता हूँ कि क्यों ट्रेडिंग करना है, तो सीधा जवाब है कि पैसा बनाना है, राइट? यही चीज़ जब मेरे को किसी ने पूछी थी, मेरे एक कोच है संतोष नायर जी, जो बिजनेस कोच है, और 2013 में जब मैं उनके बिजनेस कोचिंग में गया था तो उन्होंने मेरे को पूछा था कि तू सुबह क्यों उठता है, तो मैंने बोला कि पैसा बनाना है, राइट? ट्रेडिंग करना है, अरे ट्रेनिंग करना है. तो बोला ट्रेनिंग क्यों करना है, बोला तो मुझे मुंह पे उन्होंने बताया, पता है पैसा बनाना है तेरे को, क्या तुच्छ काम करता है पैसा बनाने का, सबके सामने बोल दिया. तब तो लाइव इवेंट था सोजन, और आई वॉज फीलिंग एम्बेरेस्ड. बोला ये क्या बोल रहे हो, बोलता है पैसा तो सबको बनाना है, तू एंटरप्रेन्योर है, तू बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की एक जिम्मेदारी होती है, एक पर्पस होता है, राइट? व्हाई यू वांट टू टीच. तो मैंने बोला, फिर वो वाई वाला जो क्वेश्चन है, 5 Whys. Says why you want to teach? I said because I have so much of experience. मैंने धक्के खा के, लॉस करके, ब्लंडर्स करके सीखा है, तो मैं अगर किसी को सिखाऊंगा तो उसके ब्लंडर्स कम हो जाएंगे. Correct. Why you want to do that? So that they feel empowered. उनको लगेगा कि हमें कर सकता हूँ. Why do you think you can do that? Because I have learned through that. मैंने 400 किताबें पढ़ी, इतने सारे प्रोग्राम्स किए, इतने सारे लॉसेस किए, इतने सारे ट्रेड भी किए, और इतनी सिंप्लीफाई करके रखा है, तो मैं उनको प्रीमियम स्ट्रैटेजी सिखा सकता हूँ. तो ये जब बार बार वाई पूछा ना, तब जाके बना मेरा कोर पर्पस ऑफ द कंपनी. ओके. जो बोलते हैं ना, विजन ऑफ द कंपनी में एक कोर पर्पस होता है. Correct. तो मलकान जी का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन एंड एम्पावर पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर. अब ये स्टेटमेंट हमने 2013 में बनाया था. संतोष नारायण जी ने बोला कि अब तू सुबह उठेगा, कंपनी में, ऑफिस में जाएगा, तो इस पर्पस को पढ़ के जाएगा कि आज मेरे को क्या करना है. टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन एंड एम्पावर पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर. और जब तू पर्पस से काम करेगा तो तेरे को पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा. ओके. एंड वंस आई डिसाइडेड माय पर्पस, दे सेड द व्हाई इज स्ट्रांग, देन द हाउ गेट्स इजियर. बोला मेरे को बड़ा बिजनेस करना है, तो बड़ा बिजनेस करना है तो पर्पस के पीछे भाग. सो दैट्स द सेकंड थिंग. तो मैं ट्रेडर को भी, हम जब ट्रेडिंग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें भी बोलते हैं कि तुम्हारा पर्पस क्या है, व्हाई वांट टू ट्रेड, मेक मनी, उसके ऊपर क्या है. And once that why gets stronger, then the how becomes easy. ट्रेडिंग करना फिर आसान हो जाता है, क्योंकि मेरा कारण जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं कुछ भी करके कर ही लूंगा. So first is your belief, second is your why, and third is who. Who मतलब 2 तरह के who है, कि कौन ऐसा आदमी है जिसने ऑलरेडी कर लिया है जो आपको करना है, जो आपको रास्ता दिखा सकता है, जो वहां पे लेके जा सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है, मेंटर कर सकता है. वो हो गया who. एंड सेकंड इज whom you want to make proud. Okay. किसको प्राउड फील करवाना है, मतलब मैं जो कर रहा हूं उससे मैं किसको प्राउड फील करना चाहता हूं और प्रूव करना चाहता हूं. प्राउड एंड प्रूव 2 चीजें हैं. अब क्योंकि मैं जब 16 साल की उम्र में जाता था स्टॉक मार्केट में, तो मैं वो जो लिफ्ट में जाता था ना, तो रोज एक ही टाइम पे जाते थे और एक ही टाइम पे सब वही लोग मिलते थे, और तब वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे
और वहाँ पे मुझे बोलते थे अरे ये बच्चे लोग का काम नहीं है, यहाँ पे तेरा पैसा सब चला जाएगा, ये सट्टा है, गैम्बल है, ऐसे ऐसे डरावने शब्द बोलते थे कि मैं कोई भाग जाए। और तब मैं यंग था, छोटा, बट उनसे काफ़ी छोटा था, तो मैं सामने बोल नहीं सकता था, बट अंदर से ऐसा था कि एक दिन तेरे को दिखाऊंगा, राइट। सो आई वांटेड टू प्रूव सम पीपल दैट आई कैन डू दिस। जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की तभी मैं बुझाया था कि तेरे को क्या आता है, तू क्या सिखाएगा। तो आई हैव टू प्रूव देम दैट आई कैन डू दिस। एक होता है प्राउड, जो मेरे पेरेंट्स, माय फादर वाज अगेंस्ट स्टॉक मार्केट और काफ़ी बोलते थे ये जॉब मत कर, ये काम मत कर, जॉब कर ले, MBA कर लिया तूने, जॉब कर ले, तेरा भाई भी जॉब कर रहा है, तू भी जॉब कर ले। तो मेरे को उनको करके दिखाना था, एक तो उनको प्रूव भी करना था, उनको प्राउड फील करना था। तो ये जब मेरा कारण, ये भी एक मेरा वाई हो गया कि मेरे को इनको प्राउड फील करवाना है और इनको प्रूव करना है कि मैं कर सकता हूँ। और मेरा हु कौन है, मेरे को ये लेके जाएगा क्योंकि इन्होंने किया है, मेरे कोच मेंटर मेरे को अच्छा कोच बनाएंगे, ट्रेनर बनाएंगे, और मेरा बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ। सो नाउ यू कम टू द 3 थिंग्स इज बिलीफ, पर्पस एंड हु। इफ यू हैव दिस 3 थिंग्स इन ऑर्डर, देन दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। बढ़िया। ट्रेडिंग ही नहीं। हमेशा सोशल मीडिया पे एवरीबडी शोज द ग्रीनर साइड, लेकिन कोई डार्कर साइड नहीं दिखाता है। सो आई जस्ट वांट यू टू टेल, लास्ट के 30 सालों में ऐसा कौन सा एक मोमेंट था जहाँ पे जो डार्केस्ट था, जहाँ पे लगा कि ये सब खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूँ? सो पहला डार्क साइड वाज व्हेन आई स्टार्टेड एट 16, 17 आई वाज स्टडिंग, मतलब मैं देख रहा था मार्केट को। फिर 17-18 जब 98-99 का बूम हुआ, मैं जस्ट 18-19 साल का था और मैं छोटे छोटे ट्रेड करके मैंने 20 लाख रुपए बना लिए एट द एज ऑफ 20 इन द ईयर 2000। एंड मुझे लगा कि अब मेरे को पढ़ाई का ज़रूरत नहीं, अब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं, अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अब तब मुझे ये नहीं पता था कि ये मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट बुलिश है, मैंने अभी तक बेयर मार्केट देखा ही नहीं है। और फिर जो मार्केट गिरा, .com बबल जो 2001 में, उस टाइम पे जो मैंने 20 कमाए थे वो भी गए, ऊपर से गए। और एक दिन याद है जहाँ पे सब खत्म हो गया था और ऊपर से मेरे को पैसा देना था, जो मैंने कमाया था वो तो गया, ऊपर से देना था। तब जहाँ मेरी ऑफिस थी, वहीं जहाँ से मैं ट्रेड कर रहा था, उसके बाहर ही एक मंदिर था, वहाँ पे बैठा था और मैं सोच रहा था कि सब खत्म है। और एक बार तो वो सुसाइड वाला थॉट भी आ गया कि अब क्या करेंगे। और तब क्योंकि जब 20 बनाए थे ना, तो बहुत सबको वर्ड दिखाया था कि देखो मैं तो कमा रहा हूँ, अब तो मेरे को, मैंने सबको प्रूव कर दिया, अब वो लोग क्या बोलेंगे। सो यू फील वेरी ashamed and embarrassed, right? But somehow could manage to come back. So that was the darkest moment. And then last कुछ सालों में ऐसी चीज़ें होती है, बट उस लेवल तक नहीं जाती है कि मैं वो सोचूं सुसाइड के बारे में या सब। बट डार्क मोमेंट्स आते हैं, लॉसेस होते हैं, जब मार्केट जो आपने सोचा था वो नहीं करते, जब आपने एक बड़ा ट्रेड लिया है और वो नहीं चलता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। बट because of so many years of experience and that belief, that purpose and that who, once I read that purpose, then you are again back in the game. And मुझे एक चीज़ जो मेरे कोचेस से सीखी है, बोलते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो चॉइस करते हैं, चूज करते हैं, और एक डिसाइड करते हैं। जो चॉइस करते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं करके देखता हूँ, हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी ठीक है, मेरे पास तो जॉब है, बिजनेस है, तो चॉइस है उनके पास। और जो डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मैं यही करूंगा, उसके पास प्लान बी नहीं है। सो या तो आइदर आई डू इट और आई डाई डूइंग इट, राइट? आइदर आई डू इट और आई डाई डूइंग इट, दैट्स व्हाट आई डिसाइड। एंड वंस यू हैव दैट डिसाइडेड, देन जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी हर्डल्स आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी रिजेक्शंस आएंगे, जो भी एम्बैरेसमेंट्स आएंगे, ऑल दैट इज ओके because I have decided. Gobsmacked to know that 19 की एज में आपने इतना बड़ा मूवमेंट देख लिया था। Just wanted to know one more thing, उससे बाहर कैसे आए? बहुत टाइम लगा। सो मैं 2001 में जब लॉस हुआ, ब्लंडर हो गया, तो जस्ट उस मोमेंट पे मैं सोच ही रहा था कि पढ़ाई छोड़ दूँ, और ये हो गया। तो फिर पढ़ाई तो छोड़नी नहीं थी, पढ़ाई कंटिन्यू की। फिर मेरे को सब सुनना पड़ा जो मेरे को बोला गया था। पेरेंट्स ने बोला पढ़ाई आगे कर, तो मैंने MBA किया, फिर मैंने जॉब भी किया,
मैं एक सेल्समैन का काम कर रहा था कैडबरी में 1 साल के लिए। वहाँ पे मैंने सेल्स भी सीखा जो मुझे आज भी काम आता है। बहुत अच्छे अच्छे लेसन सीखे जो ट्रेडिंग में भी काम आते हैं, बिजनेस में भी काम आते हैं। और शाम को MBA कर रहा था, पार्ट टाइम MBA। तो वो 2-3 साल मार्केट से बाहर निकले 2001 से लेकर 2003 तक या 4 तक। और उसी टाइम पे मार्केट कुछ नहीं कर रहा था, पूरा वो क्रैश के बाद साइडवेज जा रहा था। और फिर वापस जब मार्केट ने तेज़ी पकड़ी 2004 में, और समहाउ जैसे बोलते हैं ना, यू आर मेंट टू बी डूइंग दिस, उसी तरह से वापस मार्केट में एंट्री भी हो गई। और फिर वहाँ से वापस शुरुआत हो गई 2004 से, और फिर अभी परमानेंटली स्टिल देयर स्टॉक मार्केट। Let's show the greenest size as well. Greenest means 30 साल के एक्सपीरियंस में सबसे ग्रीनेस्ट डे कब देखा आपने, जहाँ लगा वाह ये क्या प्रॉफिट है? बहुत सारे ऐसे मौके भी आए जहाँ पे अच्छे ट्रेड्स हुए, अच्छे मौके देखे। सबसे बड़ा जो अभी तक का बड़ा अप ट्रेंड देखा है वो 18 मई 2009 में हुआ है। ओके। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि सैटरडे संडे था और इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था NDA का। ओके। और वो मेजॉरिटी से आ गया और 18 मई 2009 को मार्केट ने ऊपर सर्किट लगाया जो अभी तक हिस्ट्री में एक ही बार हुआ है। ओके। राइट। और अगर उसके अगले मतलब फ्राइडे को अगर आपने कुछ भी खरीदा है और स्पेशली अगर आपने फ्यूचर या ऑप्शन खरीदा है तो आप रातों रात लखपति बने हो। अब उसमें थोड़ा सा नसीब का काम है, थोड़ा सा एनालिसिस है, थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा ये है। तब एक उस टाइम पे नंबर्स इतने बड़े नहीं थे, लाखों करोड़ों के, बट जो परसेंटेज रिटर्न बोलते हैं ना वो काफ़ी बड़ा था। 200-250%। ऑप्शन आपका जो 50 रुपये वाला ऑप्शन है वो 600 हो जाता है एक ही दिन में। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डेज आई हैव सीन। प्लस उस टाइम पे हमने नई नई ट्रेनिंग शुरू की थी, 2008 में शुरू की थी और 2009 में हुआ। तो मेरा एक स्टूडेंट है, उस टाइम पे था स्टूडेंट, उसने कुछ ऐसा ट्रेड किया था। वो एक पैंट्री में काम करता था, चाय कॉफ़ी बनाता था, बट उसको बहुत शौक था सीखने का और उसको सिखाया मैंने। और उसने कुछ छोटा सा ट्रेड लिया था, कुछ अमाउंट कुछ 25,000 30,000 के आजू बाजू, और वो उसका हो गया कुछ 20 लाख रुपए। वाह। और जैसे ही सर्किट लगा ना, क्योंकि ऑप्शंस में था, उसका तुरंत फ़ोन आया और उसने मेरे को ये न्यूज़ दिया। तो मैंने खुद ने उतना वो ट्रेड नहीं किया था जो उसने किया, बट आई वॉज सो हैप्पी कि कोई आपको बोले कि सर यू चेंज माई लाइफ। और तब मुझे पता चला कि जो मैं ये सिखा रहा हूँ ना पैशन की वजह से और हॉबी की वजह से, वो उसको बड़ा करना चाहिए। कि ऐसे और बहुत लोग मुझे बोले कि सर आपने मेरी लाइफ बदल दी। आई थिंक दैट्स वर्थ डूइंग दिस बिजनेस, दैट्स वर्थ डूइंग दिस प्रोग्राम एंड कोचिंग एंड ट्रेनिंग। आपके कोर्स पर आते हैं, जब आप कोर्स करवाते हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर मार्केट की बातें करते हैं, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। राइट। तो मेंटेन करने के लिए आप मेंटली भी उनको प्रिपेयर करवाते हैं। तो फ्लो क्या रहता है आपके कोर्स का? हम लोग पैरेलल एजुकेशन बोलते हैं उसको, मतलब एक ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हो Correct. और एक माइंडसेट के बारे में सीख रहे हो। करेक्ट। और टोनी रॉबिन्स का और एक कोट है, आपने सुना होगा, 80% सक्सेस इन एनी फील्ड इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी बहुत ही कम पार्ट है। इनफैक्ट जो मैं बोलता हूँ कि मेरे सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे फ्री है। 98% स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे फ्री है। तो किसी को अगर ट्रेडिंग सीखना है तो उसको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। True. मेरे से। अब अंदर क्या होता है कि जैसे आपने मेघना से भी बात की होगी, मेघना इज अ माइंडसेट कोच। शी टॉक्स अबाउट मोटिवेशन, माइंडसेट, बिलीव्स, जो मैंने अभी बात की, पर्पस, द हु, द हाउ, फिर अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, मनीफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें जो माइंड अंदर से काम हो रही है। अंदर से आप बदलोगे तो आप बाहर का रिजल्ट बदलोगे। सो पहले तो अंदर ही बदलना है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन आवर लॉन्गर कोर्सेज। इनफैक्ट इन आवर शॉर्टर कोर्सेज, जैसे हमारा कोई ABCD जो 3 दिन का सिग्नेचर प्रोग्राम है, एनीबडी कैन ट्रेड, उसके साथ हम 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स जो आर्ट ऑफ लिविंग का है। आपने सुना होगा आर्ट ऑफ लिविंग का नाम, आप बैंगलोर से हो, राइट? सो मैंने देखा आपने शायद श्री के साथ भी पॉडकास्ट किया था। तो हमने क्या किया है कि हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो स्टार्टिंग में मैं बताया, फोकस एंड पेशेंस, नज़र और सब्र, और इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग, कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है। अब सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है?
आपका दिमाग सही ठिकाने पे हो, करेक्ट। राइट। स्ट्रैटेजी तो अलग है, बाहर है, अंदर क्या है, आपका दिमाग ठिकाने पे होना चाहिए। और वो दिमाग ठिकाने के होने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए, और वो शांत होने के लिए हमको करना है मेडिटेशन, राइट। अगर आप उत्तेजित हो, आप गुस्से में हो, आपके इधर कोई घर में झगड़ा चल रहा है, कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, कहीं कोई आवाज़ आ रही है, कोई बच्चे रो रहे हैं, और कोई कुछ ना कुछ डिस्टर्ब्ड हो, और उस टाइम पे आपको वो ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, और अगर आपने गलत ले लिया तो लॉस हो जाएगा। करेक्ट। तो दिमाग को शांत रखने के लिए एक ही उपाय है जो मैं मानता हूँ, वो है मेडिटेशन। और इसीलिए हमने सोचा कि इंडिया का सबसे बेस्ट मेडिटेशन प्रोग्राम या बेस्ट मेडिटेशन कोच कौन है, वो है श्री। और उनसे हमने टाइप कर लिया कि जो आदमी हमारा ABCT करेगा वो हैप्पीनेस कोर्स भी करेगा, राइट। तो एक होलिस्टिक लर्निंग हो गया कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों पे काम कर रहे हैं। खाली स्ट्रैटेजी करना है तो यूट्यूब, बट सही तरह से अपने आप को डेवलप करना है अंदर से भी और बाहर से भी, तो वी आर देयर फॉर यू। I saw Jha Kishori ji as well in your course. Yes. What she was doing, I mean. So we call lot of keynote speakers. Okay. मतलब हम चाहते हैं कि खाली हमारे स्टूडेंट्स हमसे ना सीखे, क्योंकि हम सब चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, करेक्ट, राइट। जैसे हमने बोला श्री जी, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग के, वो मेडिटेशन सिखाते हैं। जया किशोरी जी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट स्पीकर, एंड वी हैव कॉल्ड हर लाइक 6 to 7 times in our programs. okay, और वो बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। okay, मोटिवेशन पे हो, या गोल सेटिंग पे हो, या टाइम मैनेजमेंट पे हो, या अपने दिमाग को कैसे पॉजिटिव रखना है उसके बारे में हो। एंड शी स्पीक्स वेरी वेल, सो वी ट्राई टू गिव लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू आवर स्टूडेंट्स, got it. राइट। कभी कभी एक ही चीज़, हम सारी चीज़ें मैं ही बोलूँगा ना, तो शायद आपको बोरिंग या कभी मोनोटोनस या कभी आपको लग रहे नहीं समझ में आती, लेकिन कोई वही चीज़ दूसरा आदमी आके बोलता है तो तुरंत समझ में आ जाती है, क्योंकि वो टोन अलग होता है, वो लहजा अलग होता है, वो एक अलग वाइब होता है, अलग एक्सप्लेनेशन होता है। तो इसलिए वी ट्राई टू डू दिस, वी ट्राई टू कॉल सो मेनी अदर स्पीकर्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम जया किशोरी जी, who are well known in their field, so that our students get a variety of experience and knowledge from everybody. Interesting. Finally, आपकी ये जो बुक है, आपकी वाइफ का कितना इन्फ्लुएंस है आपके जीवन में? पूरी तरह से 100%। मैं बोलता हूँ कि अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होता। आई बिलीव दैट इफ यू कीप योर वाइफ हैप्पी, यू आर हैप्पी। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। या, और ऐसा नहीं है, और बाकी नॉट ओनली दैट, बट शी हैज सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग व्हाट आई हैव डन, माय बिजनेस, माय ब्लंडर्स, माय लॉसेस, माय मिस्टेक्स, एंड शी हैज स्टूड लाइक अ रॉक एंड शी हैज सपोर्टेड। मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका लाइफ पार्टनर। अगर आपने सही लाइफ पार्टनर चुन लिया, देन आपकी जीत हो चुकी है, जो आपको सब तरह से सपोर्ट करेगी। करेक्ट। तो आपकी ग्रोथ 10x हो सकती है। आप गुजरात से हैं? मैं गुजराती हूँ, बट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। हियर ओनली? यस। ओके। तो गुजरात से यहाँ पर आपको गुजरात ज़्यादा अच्छा लगता है, या आप कभी गए ही नहीं गुजरात? गए हो, मैं बहुत बार गया हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए हैं कोविड के पहले। अहमदाबाद में, राजकोट में, सूरत में। तो ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, बट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, एंड एक बार जो आदमी मुंबई में रहता है उसको कहीं पसंद नहीं आती है। करेक्ट, ये तो है। मार्केट में काफ़ी लोग लॉस कर लेते हैं, लेकिन लॉस करने के बाद बहुत कम लोग हैं जो उसको सरवाइव करके मार्केट में रह जाते हैं। वो क्या साइकोलॉजी होती है जो उनको रोक लेती है? वो जो बहुत कम लोग होते हैं, वो क्या होता है? हाँ, सही सवाल है, बट जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो लॉस, अगर आपने उस तरह का लॉस किया है जो आप झेल सकते हो खुशी खुशी, तो आप आगे आओगे। अगर आपने लॉस का ध्यान नहीं रखा और उंगली की जगह पे हाथ काट दिया, तो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी वापस आना, क्योंकि वो नॉट ओनली इट अफेक्ट्स योर कैपिटल, बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। एंड कैपिटल एंड कॉन्फिडेंस आर डायरेक्टली कोरिलेटेड। जैसे आपने देखा होगा, एक स्टैट्स बताता है कि अगर आप समझो कि 10% नीचे जाते हो, मतलब 10 लाख है, 9 लाख हो गए, तो 9 लाख से 10 लाख पे आने के लिए 11% ऊपर जाना पड़ता है। True. अब 10 लाख से 30% नीचे चले गए 7 लाख पे, तो 7 लाख से 10 लाख पे आने के लिए 45% ऊपर जाना पड़ेगा। True. 10 लाख से 5 लाख पे आ गए, 50% डाउन हो, बट 5 लाख से 10 लाख पे आने के लिए 100% ऊपर जाना पड़ेगा। True.
तो the moral of the story is that the more you go down, that much it is difficult to come up. Then comes the two rules of Warren Buffett. Rule number 1, don't lose money. Rule number 2, don't forget the rule number 1. That's amazing. नोट कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 1, डोंट लूज द मनी, एंड रूल नंबर 2, डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1. इसके अलावा जैसे आप ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. रूल्स आप दूसरों के बताते हैं ज़्यादातर, मतलब अभी तक देखे हैं मैंने. कोई एक ऐसा रूल, एक ऐसा तकिया कलाम या ऐसी कोई चीज़ जो आप सेशंस में आपकी खुद की क्रिएटेड है? Yes, 3-4 है. सबसे पहले मैं जो यूज़ करता हूँ है फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट. ओके. तो मतलब क्या है कि मैं जो ट्रेड करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ, उसके पीछे एक प्रोसेस है. कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, क्या कंडीशंस होने चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या वॉल्यूम होना चाहिए, क्या मोमेंटम होना चाहिए. तो ये प्रोसेस पे मेरा ध्यान होगा ना, प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो प्रॉफिट होगा. मैं ट्रेड करने के बाद सीधा प्रॉफिट देखूंगा कि कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं प्रोसेस भूल जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. और बेसिकली आई वुड से कि स्टॉक मार्केट हैज मेड मी मोर स्पिरिचुअल देन एनी स्पिरिचुअल प्रोग्राम. वाओ. बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला रूल क्या है, सबसे बड़ा लेसन क्या है? कंसंट्रेशन. इज दैट डिटैच योरसेल्फ. कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. तो उसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो वही हो गया ना, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट. ट्रू. सो ये था मेरा पहला. दूसरा लेसन जो मैंने सीखा गलती करने के बाद, जब मैं सीख रहा था टेक्निकल एनालिसिस और ये सब, तो बहुत सारे टूल्स को सीख रहा था, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सीख रहा था और सबको एक साथ यूज़ कर रहा था, और मेरा कन्फ्यूजन बढ़ते जा रहा था, लॉस बढ़ते जा रहा था. तब मुझे एक इंसान मिले, मेरे फेवरेट ट्रेडर लैरी विलियम्स, जो यूएस में रहते हैं. वो एक दिन का सेमिनार था इंडिया में, 2006 या 7 में था, और मैं वो एक दिन का प्रोग्राम करने गया था. उनको लंच ब्रेक में एक मिनट मिल गया मेरे को मिलने का उनको, और मैं उनको जाके मिला और मैंने बोला कि सर, आई एम अ ग्रेट फैन और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आपकी किताबें भी पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बहुत सारी और भी किताबें पढ़ रहा हूँ, ये सारे मेरे इंडिकेटर्स हैं. मैंने लैपटॉप खोल के दिखाया तो बोला, सर व्हाट डू आई डू? तो वो चार्ट देख रहे थे मेरे लैपटॉप पे. बोला, वो भी मुस्कुराने लगे कि यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक व्हाट आई डिड व्हेन आई स्टार्टेड. ओके. एंड ही सेड दैट इफ यू हैव टू सिलेक्ट वन इंडिकेटर आउट ऑफ दिस, व्हाट वुड यू डू? तो मैं बहुत ऑलरेडी नर्वस था, तो मेरे को जो पहला दिखा मैंने बोल दिया RSI. तो उन्होंने अपने हाथ से सारी चीज़ों डिलीट किया और बोला, ये RSI है, ये प्राइस है, अब बोलो ट्रेड करो इससे. तो मैं हो गया कि ये इससे कैसे ट्रेड करें, ये भी चाहिए वो भी चाहिए. तो बोलता है, नो, दिस इज़ वेयर यू गो रॉन्ग, यू ओनली नीड वन इंडिकेटर. ओके. नाउ यू सिलेक्टेड RSI, गो एंड रिसर्च RSI एज मच एज पॉसिबल. जितनी भी किताबें हैं, जितने भी कोर्सेज है, जितने भी मेंटर्स है, जितने भी ऑथर्स है, जितने भी लिटरेचर अवेलेबल है दुनिया में, प्लैनेट पे, उसको पढ़ो, सीखो और मैस्ट्री करो. एंड दैट्स व्हेन ही टॉट मी द सेकंड तकिया कलाम जो मैं हमेशा यूज करता हूं, इज गो डीप नॉट ब्रॉड. एक ही चीज में मैस्ट्री चाहिए, ना कि मुझे 10 चीज में चाहिए. तो मेरे 1000 वीडियो है, तो उसमें से 990 वीडियोस RSI पे होंगे और कोई चीज बात नहीं करता हूं, और एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूं, और वो मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड थिंग व्हाट आई लर्नड इज, जैसे मैंने अपनी शुरुआत जब की थी तभी मैं भी डे ट्रेडिंग करता था. धीरे धीरे समझ में आया कि डे ट्रेडिंग में टाइम ज़्यादा जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, किक मिलता है, स्टिमुलेशन होता है, बट पैसा छोटा बनता है. फिर लोगों को स्टडी किया, लोगों को, बहुत सारे ट्रेडर्स को, जैसे आप बोलो वॉरेन बफे है, और बहुत सारे 400 किताबें पढ़ी, तो उसमें देखा कि ये लोग तो डे ट्रेडर नहीं है, फिर भी इतना पैसा बना रहे. तो मेरे को गलत फहमी है कि मैं रोज मेहनत करके पैसा बनाऊंगा. फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, तो उसमें था वो ESBI, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड. मतलब मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो फ्रीडम तो कभी मिलेगी नहीं. तो धीरे धीरे करके मैंने अपना टाइम फ्रेम को बढ़ा दिया. ओके. डे ट्रेडिंग छोड़ के स्विंग पे आ गया, स्विंग से पोजिशनल पे आ गया, और तब मुझे रियल फ्रीडम महसूस हुआ. फिर शादी हुई, बच्चे हुए, तो टाइम भी बिताने को मिलता है. तो तब मुझे पता चला कि कम ट्रेड करने से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं. इनफैक्ट अभी मैं इनको बताता हूँ मेरे प्रोग्राम्स में कि योर प्रॉफिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन टाइम यू हैव. बढ़िया. इट्स रियली गुड. योर प्रॉफिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन टाइम यू हैव. और मैं अभी भी देखता हूँ लोग 4-4 स्क्रीन, 6-6 स्क्रीन, 8-8 स्क्रीन लेके बैठते हैं और पूरा दिन स्क्रीन के सामने स्टेयर करते रहते हैं 6-6.5 घंटे तक, और अगर कमोडी कर रहे तो 12 घंटे, और
पर अब रिसर्च बताता है साइंटिफिकली कि अगर आप इस तरह से काम करते हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 10 साल, यंग है तभी पता नहीं चलता है, लेकिन ओल्ड एज में पता चलेगा इस तरह की, क्योंकि मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, जो लाल ग्रीन आप बार बार देख रहे हो 6 घंटे तक, उस जो इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो आप, करेक्ट, अपने दिमाग में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सके। तो समवेयर इन द लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर दिस और दिस, right? Correct. So that's why I said your profits are inversely proportional to the screen time you have, and then that's come the next quote which I always say is less is more. Less trades, less stress, less time, less decision making, more profits, more happiness, more peace. और क्या जानना है आपको? इतनी सब चीज़ें आपने जान ली। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि और मिले, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर से बैक जाएं, थोड़ा इनके यूट्यूब चैनल्स को फिर से स्क्रॉल करें और फिर से समझें। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितना जानो उतना कम है, बट अब इन्होंने खुद नहीं बोलते कि जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस जितनी अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसको प्रोसेस करते हैं पहले। तो आप अभी जितना पॉडकास्ट देखे हो मलकान सर का, उतनी इन्फॉर्मेशन को पहले अच्छे से प्रोसेस कर लो और अपने आप को तैयार करो, और उसके बाद इनके कोर्सेज़ की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ पे आप जाके चेक करो। एक तो एब्सोल्युटली फ्री है, उसको क्लिक करो मास्टर क्लास को, और शायद आपको आपका रास्ता मिल जाए। हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट अब हम लेते हैं थोड़ा ऐसा राउंड जिसमें आपको, यू आर सेइंग लेस इज मोर, विल गिव यू लेस टाइम। Yes. आपको क्विक आंसर करने पड़ेंगे। पहला सवाल, रैपिड फायर राउंड आपसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग सीखने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? Shortcut. नंबर 2, मार्केट ज़्यादा डराता है आपको, या वो खतरनाक है, या ज़्यादा लालच देता है वो खतरनाक है? ज़्यादा लालच देता है। वो गलत है, डरना ठीक है। डर के ही रहना चाहिए। पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा बचाना? पैसा संभालना। सबसे अंडररेटेड स्किल ट्रेडिंग में क्या है? पेशेंस। लॉस से जल्दी निकलना सही है या पेशेंस रखना सही है? लॉस से जल्दी निकलना। कैंडल स्टिक सच बोलती हैं या कंफ्यूज करती हैं? सच बोलती है अगर आप समझो तो। डिसिप्लिन सीखना ज़्यादा मुश्किल है या एनालिसिस करना ज़्यादा मुश्किल है? डिसिप्लिन। मार्केट में ईगो की क्या जगह है? ईगो रखोगे तो वो टुकड़े टुकड़े होके आपको हाथ में दे देगा। एक अच्छा ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है? 3 से 5 साल। डर के साथ ट्रेड करना सही है या गलत? डर नहीं बोलूंगा मैं, रिस्पेक्ट के साथ मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। लॉस के बाद तुरंत नेक्स्ट ट्रेड लेना चाहिए या नहीं? बड़ा लॉस हो जाए तो ब्रेक लेना चाहिए। ट्रेडिंग में नियम तोड़ना कितना भारी पड़ सकता है? इट कुड प्रूव टू बी फेटल। एक रूल जो हर ट्रेडर को मानना चाहिए? उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। बढ़िया। मार्केट आपको कब सज़ा देता है? जब आप समझते हो कि आप मार्केट से बड़े हो। ट्रेडिंग अकेले सीखी जा सकती है या नहीं? बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और पेशेंस होगा तो कर सकते हो। लॉस एक्सेप्ट करना क्यों मुश्किल होता है? ईगो को हर्ट होता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे आती है? टाइम लगता है। मार्केट में सबसे सस्ती चीज़ क्या है? टिप्स। एक लाइन में सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान क्या है? ना हारने का गम, ना जीतने की खुशी। वाह। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? सुपर ट्रेडर। आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? लर्निंग। आपका फेवरेट कोच कौन है? टोनी रॉबिन्स। आपको आपकी पर्सनल फेवरेट चीज़ क्या लगती है? माई नॉलेज, माई विजडम। आपका फेवरेट हीरो कौन है? शाहरुख खान। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मैं ज़्यादा मूवीज़ देखता नहीं हूँ एक्चुअली, बंद कर दी है। अभी के हिसाब से बता देते अक्षय खन्ना। ओके, वाह, धुरंधर, ग्रेट। हमने डायलॉग भी यूज़ किया था उसका। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? अंदाज अपना अपना। ओह, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, अभी हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, एक चूज़ करना है आपको, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग। प्रॉफिट या डिसिप्लिन? बोथ। रिस्की और सेफ्टी? सेफ्टी। कैंडल स्टिक्स और लाइन चार्ट? कैंडलस्टिक। स्टॉप लॉस और नो स्टॉप लॉस?
Stop loss. Small profit or big loss? Small profit. Consistency या excitement? Consistency. Analysis or psychology? Both. Chart or news? Chart. Patience or speed? Patience. Discipline or intelligence? Both. Risk management or position size? Both. Slow growth or fast money? Both. रूल फॉलो करना या रूल ब्रेक करना? पता होना चाहिए कब ब्रेक करना है. मनी और हेल्थ? Both. अब आपको वन वर्ड में आंसर करने हैं, सिर्फ एक शब्द में आप क्या मानते हैं ट्रेडिंग आपके लिए क्या है? Profession. मार्केट सबसे पहले क्या सिखाता है? Patience. प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लॉस नहीं करना. ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अपना माइंड. सबसे ज़रूरी स्किल जो सीखनी चाहिए? कम्युनिकेशन. ट्रेंड का मतलब क्या है? पैटर्न. स्टॉप लॉस आपके लिए क्या है? सर्वाइवल. चार्ट आपके लिए क्या है? भाषा. मार्केट से आपको क्या उम्मीद है? पैसा. कंसिस्टेंसी कैसे आती है? प्रैक्टिस. बिगेस्ट लेसन इन वन वर्ड? प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म. सक्सेस का शॉर्टकट? टेक द लॉन्ग कट. पेशेंस का फल क्या होता है? हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप. विशाल मलकान आफ्टर 5 years in one word? A great coach, a great father and a great husband. Wow. विशाल मलकान at present in one word? Whatever it takes. आपके 2 स्वीट बच्चे हैं. जब आपकी वाइफ से हम लोग पॉडकास्ट करें तो पता लगा आपका फेवरेट कौन है? दोनों ही फेवरेट. ऐसा कुछ नहीं होता है, बट दोनों बच्चे ही है. एक सन, एक डॉटर. 1 is 16, 1 is 13. तो जब आप अपनी स्टॉक नॉलेज सिखाते हैं उन दोनों में से ज़्यादा क्यूरियस कौन होता है? मेरा बेटा ऑलरेडी सीख चुका है काफ़ी कुछ. अभी वो बिजी है क्योंकि अभी वो 10th और 11th अभी बोर्ड एग्जाम्स में है. अब माई डॉटर इज़ मोर क्यूरियस टू लर्न नेक्स्ट ईयर. शी इज़ जस्ट 13. आप उन दोनों बच्चों को ऐसी कौन सी एक ज़रूरी स्किल है, सिर्फ एक, जो उनको सिखाएंगे ही सिखाएंगे? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि प्रॉब्लम्स सबको आती है. प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं, किस तरह से, आपका रेजिलियंस कितना है, आपका टॉलरेंस कितना है, दैट इज़ व्हाट विल मेक यू सक्सेसफुल. क्योंकि मैं उनको कितना भी पैसा दे दूँ, कितना भी वेल्थ दे दूँ, उनके लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. और वो एक प्रॉब्लम सारी वेल्थ को ख़त्म कर सकता है. बट उनको ये पता है कि प्रॉब्लम में से बाहर कैसे निकलना है. दैट इज़ व्हाट आई नीड टू टीच देम. एंड आई यूज़ दिस वन affirmation Okay. for kids, in fact for all the students, is that I believe in my abilities to figure things out. उनको ये बता दिया कि मेरे में काबिलियत है कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का. तो मैंने उनको सही सिखाया है. क्या आपको गुस्सा आता है? बहुत कम. जब कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही होती, सब जगह से घिरे होते हैं, आप सोचते हैं ये क्या हो रहा है, आज तो ना टाइम से कोई काम हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है, कोई सुन में ही नहीं रहा है, तो फिर आप उस प्रॉब्लम से, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, कैसे बाहर निकलते हैं? दिस टू शैल पास. लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, हाँ, तो वही देखते हैं कि ये पहला प्रॉब्लम नहीं है. इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, वहाँ से बाहर निकल चुके हैं. I started at the age of 16. I've seen financial problem. I've seen people dying, near and dear ones. I've seen business going down, losses, blunders, some negative comments and videos and stuff like that. वो सब पार कर चुके हैं. तो you know that this too shall pass. फाइनली अपने आप को रेट करना है, सिंपल सा है. विशाल मलकान जो 16 साल का था या आज से 30 साल पहले, और जो अब हैं, उन दोनों में एंगर इश्यूज में आप अपने आप को कितना रेट करेंगे? अभी कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा? If it was 10 that time, it would be 2 now. Wow, amazing. As a father? I'll say I'm always improving, so I'm 8. Wow. As a husband?
9. एज अ लाइफ कोच, जो कोचिंग आप देते हैं, सीख रहा हूँ अभी भी. 7. सबसे पुअर रेटिंग आप किस में देंगे अपने आप को और कितनी देंगे? सबसे पुअर रेटिंग मैं अपने आप को हेल्थ में दूंगा 5 पे, क्योंकि फिजिकली आई एम वेरी फिट. लाइक आई डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, जिम एंड ऑल दैट, and I speak for 9 hours in a row for 3 full days, 4 full days, 5 full days at times. But if you look at my weight, where I am still struggling, so I would say 5. थोड़ा मेरा एक पर्सनल सेगमेंट है हेल्थ, मेरे लिए तो आई थिंक अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही, तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है. मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपका रूटीन क्या है सुबह से शाम तक? I would say that I'm not a early riser. ओके. I'm a late night owl, जैसे बोलते हैं. So I sleep late, I wake up late. ओके. So मेरी major productivity starts after the second half at night also. But I get good sleep, 7 to 8 hours. I do workout 3 to 4 times a week. I walk 3 to 4 times a week. I am under strict, I would not say strict, but I'm a strong kind of diet which I'm following, which is working on me. Last 6 months में काफ़ी improvement है health wise. I don't have any kind of cholesterol, sugar, any of those diseases as of now. And I love to spend time with my family, with my kids. We travel a lot so that we can spend more time, because आपको पता है टीनेजर्स हो जाते हैं, बाद में बच्चे बहुत बिजी हो जाते हैं, तो उनको एक ही जगह पे पकड़ सकते हैं, वो है ट्रिप्स पे. और या एंड देन ऑफ कोर्स आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माय वाइफ, बिकॉज वी वर्क टुगेदर and we learn together. We do a lot of programs and training. So that's basically kind of a routine. So I come to office around 10:30, 11. I'm here till 6. घर ऑफिस बहुत नज़दीक है, तो ट्रैवल टाइम बिल्कुल नहीं होता है. Then evening workout, spend time with kids, dinner, talk, spend time with wife. So I think मैंने अपना बिजनेस और अपना जो भी है उस तरह से बनाया है, जो काफ़ी लोग उल्टा करते हैं कि पूरी जितना काम हो सके उतना काम कर लिया, जितना बिजनेस हो सके उतना कर लिया, जो बचा कुचा है उसको फैमिली को दिया. आई डू द रिवर्स, कि जितना टाइम मैं फैमिली को दे सकता हूँ, ट्रिप्स कर सकता हूँ, उनके स्कूल के मीटिंग्स में जा सकता हूँ, स्पोर्ट्स डे में जा सकता हूँ, उनको जितना हो सके घुमा सकता हूँ, वो सब करने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें जो बिजनेस हो सकता है वो करते हैं. बढ़िया. इट वॉज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू यू. बहुत मज़ा आया, पिछली बार से ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए, मैंने सीखा. Yes. मैं खुद बहुत सारी चीज़ें जाना हूँ जो पहले मैं नहीं जानता था, बाय द वे, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. फाइनली मैंने तो सीखा ही है, आपने भी ज़रूर सीखा होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, समझा होगा. नहीं समझा है तो इस पॉडकास्ट को दोबारा देखो, कॉपी लेके बैठो यार, ऐसी चीज़ें दोबारा कहाँ मिलेंगी. और जहाँ जहाँ इन्होंने बोले हैं आपको स्टेप लेने हैं, वहाँ पे वो लेने चाहिए आपको. फाइनली आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, और लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था. जब आप रात में क्या करते हैं बाय द वे? I read, or I am listening to a podcast, or some affirmation, visualization steps, things like what I do. Like I don't do exactly meditation, but I do a lot of visualization. Okay. So then I think about, I do a lot of self-reflection. मतलब I believe in silence. जब आप silent होते हो और सब सो गए, सब शांत है, that the same thing you can do in the morning also. काफ़ी लोग morning में करते हैं, मैं रात को करता हूँ. And that's where you get lot of ideas. You do lot of self-reflection कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचा हूँ, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कौन मुझे हेल्प करेगा, who is the one who's going to help me. So all that thinking, and we do lot of discussion में मेघना about business, क्योंकि एक चीज़ जो pros and cons में जा सकती है साथ में काम करने के, पूरा दिन कुछ ना कुछ डिस्कशन चलते रहता है about life, about work, about kids. So I like to spend that time on reflection. तो आप जहाँ जाना चाहते हो वो जगह मिली कि नहीं मिली अभी तक आपको? I believe कि वो जगह मैंने जगह की चाहत छोड़ दी है. As I learn, I believe कि I want to be in the process and in the journey, not on the destination. क्योंकि और मैं मानता हूँ कि मैं समझो कि ऐसा बोलूँ कि मेरे को कोई एक नंबर हो गया कि 1000 करोड़ बनाने, या एक जगह हो गया कि
इतना बड़ा घर होना चाहिए, या एक बिजनेस हो गया कि इतना वैल्यूएशन होना चाहिए। वो एक डेस्टिनेशन जो है ना, वो उसके बाद दूसरा डेस्टिनेशन आ जाएगा। बट जो प्रोसेस है उस वहाँ पे पहुँचने का, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, नई चीज़ें, नए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ता है, लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है, लोगों को सिखा रहे, समझा रहे, ये प्रोसेस में अपने आप में सेटिस्फैक्शन है। दैट्स वेयर वी एंजॉय। स्ट्रगल भी होता है, लाइक माई वाइफ यूज दिस कोट कॉल्ड ऑनर द स्ट्रगल, जो हमने हमारे कोच से सीखा है कि ये स्ट्रगल को हम ऑनर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रगल में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं वो डेस्टिनेशन के पीछे पड़ा हूँ, तो और डेस्टिनेशन मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। और अगर जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो यू आर लिविंग सो मच अनसर्टन। सो लेट्स, वही चीज़ मैं अपने ट्रेडिंग स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, ये जो प्रोसेस है ना सीखने का ट्रेडिंग, आप सोचो कि मैं ये सब सीखने के बाद 1 करोड़ बनाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, ये प्रोसेस से प्यार हो जाना चाहिए। करेक्ट। सो मैंने एक पहले स्टेटमेंट बोला था, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। दैट्स माय फेवरेट लाइन। नाउ आई से लव द प्रोसेस इटसेल्फ, fall in love with the process. True. Once you fall in love with the process, then you are in your happy state. True. And when you are in your happy state, you perform better. करेक्ट। फाइनली आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? London. नींद आ जाती है आपको अच्छे से? Yeah. गहरी Almost. जैसे बचपन में आती थी? नहीं, नहीं आती। मिस करते हैं इस चीज़ को? नहीं, नहीं। मैंने कोई मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान, उसमें कोई आपने एक रील देखी होगी वायरल, कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, भले वो सही नहीं होगी, काफ़ी लोग उसको मानेंगे नहीं, तो सक्सेसफुल होना है ना, तो वो खाना पीना, नींद, कंफर्ट, आराम, ये सब छोड़ दो और काम पे लगो। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो मैं कभी भी, नींद कम भी होती है तो आई डोंट कंप्लेन कि अरे नींद कम हो गई, बिकॉज आई एम सो मच चार्ज्ड अप फॉर माई गोल्स, तो नींद खुल जाती है। तो इट्स ओके, ऑफ कोर्स आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वर्क, कभी कभी मैं यहाँ पे बैक टू बैक, अभी हमारे बैक टू बैक इवेंट्स थे, तो मैं कम से कम 21-22 दिन तक नॉन स्टॉप काम कर रहा था, विदाउट अ संडे ब्रेक ऑल्सो। तो बाद में एक स्टेज आता है जब बोलता है कि चलो अभी स्लो डाउन करना है, तो 1-2 दिन रेस्ट कर लिया, छुट्टी मना ली, एंड देन गेट बैक टू द वर्क। दैट्स कॉल्ड रीसेट, रिफ्रेश। बट अदरवाइज वी डोंट कंप्लेन अबाउट फूड or sleep or anything, because you are already charged up with your goal, with your purpose. फाइनली आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, उसके बाद रैप अप करेंगे इस पॉडकास्ट को। बहुत सारी चीज़ें हो गई जो आपको जाननी है और आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। मलकान सर, लास्ट टाइम जब हम मिले थे उससे डिफ़र आपको ये आंसर करना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि अब 3 साल पहले मिले थे। इन 3 सालों में काफ़ी चीज़ें बदली होंगी आपकी ज़िंदगी में भी। इन 3 सालों में फ्रेशली स्पीकिंग, आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी जो आपको लगते बहुत इम्पोर्टेंट है? वो गलतियाँ या वो मिसमैनेजमेंट, वो ऐसी छोटी चीज़ें जो लाइफ को ख़राब कर देती हैं, वो इन युवाओं को नहीं करनी, वो क्या होंगी? आप सोशल मीडिया को भी इसमें ले सकते हैं, आप एनीथिंग विच यू थिंक। Yeah, I think the last 3 years, I've seen 2 things. One is social media, ओके। the use and abuse of social media, and the power of AI. So पहले तो वो ऐसा एवरेज बताया जाता है स्टडीज़ के बारे में, रिसर्च के बारे में, सर्वेस पे, कि आप एवरेज आदमी, एवरेज इंसान 2 से 3 घंटा, स्पेशली टीनेजर्स ऑल्सो स्पेंड 2 to 3 hours ऑन सोशल मीडिया, राइट, डूम स्क्रोलिंग, विच इज़ आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग राइट नाउ। अगर उस चीज़ को हम रिप्लेस कर दे, कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ निकाल नहीं सकते। हमेशा ऐसा माना जाता है कि बुरी आदत को निकालना मुश्किल होता है, बुरी आदत से अच्छी आदत को बदलना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। करेक्ट। उसकी जगह पे अगर मेरी कोशिश ये है कि हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई ऐप बनाए या ऐसा कोई मीडियम बनाए जहाँ पे वो उसी तरह से एडिक्ट हो जाए जिस तरह से सोशल मीडिया पे है, बट वहाँ पे वो बहुत कुछ सीखे। करेक्ट। माइंडसेट के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, स्किल्स के बारे में। करेक्ट। And that would be the biggest kind of achievement for me if I do that, which we are trying to. And the second is the power of AI. अब बोलते हैं कि AI बहुत सारे जॉब खा लेगा या बहुत सारी चीज़ें बदल देगा। हो सकता है, होगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को, स्पेशली जो 30s और 40s में है, 50s में है, जो बिजनेस करे, वो बहुत टेक्नोलॉजी रेजिस्टेंट होते हैं, Okay. नहीं सीखते हैं। Then if you don't learn, then you'll be behind.
सो मैं अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को, अपनी टीम को हमेशा इंस्पायर करता हूँ कि आप जो भी नई टेक्नोलॉजी है, नई AI है, उसको सीखो और उसको आगे लेके जाओ, उसको यूज़ करो, तो ही आप, यू हैव टू बी विद द पेस ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। मैं खुद भी इतना AI सीख रहा हूँ अभी ताकि मैं अपडेटेड रहूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी ऐसा मौका ना आए कि अरे मैंने सीखना चाहिए था, नहीं तो मेरा बिजनेस अब चलता होता। काफ़ी लोगों ने जब कोविड हुआ ना, तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पे स्विच नहीं कर पाए, तो उसमें उनके बिजनेस को बहुत फर्क पड़ा और बहुत नुकसान भी हुआ। काफ़ी लोगों के बिजनेस बंद हो चुके, राइट, बिकॉज दे डिडंट अडेप्ट टू द ऑनलाइन वर्ल्ड, राइट। और उसी जगह पे हमारा भी फिजिकल था बिजनेस। कोविड के पहले हम जगह जगह जाके सेमिनार्स करते थे, मुंबई, बैंगलोर, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद। कोविड हो गया, मार्केट सब बंद, तो अब क्या करेंगे? उसी टाइम पे आता है हु। तो जैसे मैं टोनी रॉबिन्स, जो उनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, अब वो भी बंद हो गए। तो तब कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने एक प्रोग्राम किया, UPW जो उनका प्रोग्राम है फेमस, जैसे हमारा ABCT है, वैसे उनका एक सिग्नेचर प्रोग्राम है, अनलीश द पावर विद इन, UPW। और वो पहले भी 10,000 15,000 लोगों से करते थे। अब उन्होंने जूम के साथ ऐसा कुछ सेटअप किया कि एक साथ 15,000 लोग स्टेडियम, मतलब स्टूडियो में दिखे, और वो एक बड़ा आहा मोमेंट था। उन्होंने वो किया, मैंने अटेंड भी किया एज अ स्टूडेंट, और फिर मैंने देखा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके दूसरे दिन 2021 में यहाँ पे, जहाँ पे हम बैठे स्टूडियो में, यहाँ पे ऑफिस हुआ करता था, कैबिन्स हुए करते थे, और ये नया नया ऑफिस हमने लिया था और बनाया भी था। और मैंने बोला कि इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको स्टूडियो बनाना पड़ेगा, यही रास्ता है। और 3 महीने में हमने, 4 महीने में स्टूडियो को खड़ा किया। और फिर पहला हमारा ABCT किया, एनीबडी कैन ट्रेड, जो हम 200 300 400 लोगों से करते थे हर एक सिटी में जाके। वो पहला ABCT हमने ऑनलाइन किया 3000 लोगों के साथ। अमेजिंग। सो आई अडेप्टेड टू द न्यू वे। और एक कहावत है ना, जो बोलते हैं, वो एक्चुअली मिसकोटेड है। आपको पता होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो गलत कहावत है। एक्चुअली आप जाके ढूंढोगे, इट्स नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टिव। तो जो चीज़ों के साथ, जिंदगी के साथ, मार्केट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, दुनिया के साथ बदलेगा, वही टिकेगा। ये नेवर एंडिंग कॉन्वर्जेशन है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। टाइम कंस्ट्रेंट है, लेकिन फिर से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो विशाल सर की कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे जगह पे आप बैठे होते तो आप क्या सवाल पूछते विशाल सर से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या फिर किसी कोर्स से रिलेटेड है, जो भी आप लिखिए। नेक्स्ट टाइम पे जब हम विशाल सर से मिलेंगे तो आपका नाम लेके हम लोग वो सवाल पूछेंगे उनसे, वो लिखना मत भूलिएगा। और उसके अलावा विशाल सर के लिए एक हार्ट देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। इस बार लिटरली बहुत मज़ा आया, पिछली बार से ज़्यादा। और पिछला अगर आपको पॉडकास्ट देखना है तो ये रहा, आप जाके देखिए। और इस बार अगर आपने नोट डाउन नहीं किया चीज़ों को तो फिर से देखिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच विशाल सर, लिटरली आई हैव एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू, बहुत मज़ा आया। आप ये तारीफ़ के काबिल है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच। और उस पर आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं खुद अब इंस्पायर होके जा रहा हूँ कि मैं थोड़ा और स्किल पे और थोड़ा बारीकी से काम करूँ। यस, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।